अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत हैं जन ज़र और ज़मीन के तनाज़ों में जन्म लेने वाले मुकदमात बाय मिर्ज़ा अमजद बेग, एडवोकेट। हवस के ग़ुलाम। एक तवील अरसे से मैंने अपना ये मामूल बना रखा है कि अदालत की सालाना छुट्टियां मैं मुल्क से बाहर गुजारता हूँ। आमतौर पर इन दिनों यूरोप या अमेरिका की तरफ रुख करता हूँ। कभी कभार साउथ ईस्ट, सिंगापुर, थाईलैंड या मलेशिया, हांगकॉन्ग का नज़ारा भी मुझे अपनी जानिब खींच लेता है। ये मुख्तसर तफरी न सिर्फ ज़हनी आसूदगी फराहम करती है बल्कि नित नए तजुर्बात में भी इजाफा होता है। उन दिनों में अपने अंकल मिर्ज़ा वारिस बेग के पास इंग्लैंड गया हुआ था। अंकल वारिस लंदन में रहते हैं और बेकर स्ट्रीट के करीब उनका एक ज़ाती डिपार्टमेंटल स्टोर है। वो सन 56 से यूके में सेटल हैं। स्टोर के इंतज़ाम के सिलसिले में उनके बेटों के अलावा 2 मुलाजिम उनका हाथ बटाते हैं। मेरी वापसी में एक दिन बाकी था जब अंकल ने मुझसे कहा, अमजद तुम कल पाकिस्तान जा रहे हो और मैं मसरूफियात के बायस तुम्हें बता ना सका। आज रात हमें एक डिनर में शिरकत करना है। डिनर में शिरकत? मैंने सरसरी लहजे में कहा। यह डिनर किसके एजाज़ में और कहाँ दिया जा रहा है? मेरे एक दोस्त हैं नजमुद्दीन बाकरी, अंकल ने बताया। गुज़िश्ता कई साल से लंदन में मुकीम है। एक अंग्रेज़ औरत से उन्होंने शादी कर रखी है और बड़ी खुश असलूबी से अब तक शादी को निभाए हुए भी हैं। हमारे उनसे फैमिली टर्म्स भी हैं। ये डिनर वही दे रहे हैं। मैं भी एक दोस्त के तौर पर मदऊ हूँ और तुम भी मेरे साथ चलोगे? एक लम्हे के तवक्कुफ से उन्होंने इजाफा किया, मैंने उन्हें तुम्हारी आमद के बारे में बता दिया है। उन्होंने तुम्हें भी इनवाइट किया है। ये बात अंकल ने इसलिए भी कही होगी कि मैं खुद को बिन बुलाए मेहमान ना समझूं। यूरोप पर खुसूसन इंग्लैंड में एटिकेट्स और नज़्म ज़ब्त का बहुत ख्याल रखा जाता है। मैंने कहा, अंकल के आंटी और दीगर घर वाले भी हमारे साथ? सिर्फ हम दोनों जाएंगे। उन्होंने मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कहा, यहीं स्टोर से हम रवाना हो जाएंगे। मैंने तुम्हारी आंटी को इन्फॉर्म कर दिया है। मैंने पूछा, आपके ये दोस्त नजमुद्दीन साहब क्या करते हैं? उनका रियल स्टेट का बिजनेस है। हमें कहाँ जाना होगा? रसल स्क्वायर, अंकल ने बताया। और ये सफ़र हम अंडरग्राउंड में करेंगे। अंडरग्राउंड से उनकी मुराद वो ट्यूब थी जो पूरे लंदन में ज़ेरे ज़मीन दौड़ती रहती है। उसे ट्यूब ट्रेन भी कहा जाता है। हमारे अलावा तकरीबन 1 दर्जन मेहमान वहाँ मौजूद थे। डिनर बहुत लजीज और मज़ेदार साबित हुआ और यहीं पर मुझे एक केस भी मिल गया। गोया डिनर का लुत्फ़ दोबाला हो गया। नजमुद्दीन बाकरी ने एक पाकिस्तानी मेहमान से भी हमारी मुलाकात करवाई। उनका नाम फारूक कशफी था और एक आध रोज़ के बाद वो इंग्लैंड से अमेरिका जाने वाले थे। पाकिस्तान में वो एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी के मालिक थे और उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ था। कशफी साहब को जब ये मालूम हुआ कि मैं एक वकील हूँ तो वो मुझ में दिलचस्पी लेने लगे। दरअसल अंकल वारिस ने बहुत खुलाकर मेरी तारीफ़ कर दी थी। कशफी साहब ने मुझसे कहा, बरखुरदार, आप किस अदालत में वकालत करते हैं? वो उम्र में मुझसे 25-30 साल ज़्यादा थे, इसीलिए उनका मुझे बरखुरदार कहना अच्छा लगा। मैंने शाइस्ता लहजे में जवाब दिया, सिटी कोर्ट में। वेरी गुड, वो ज़ेर लब मुस्कुराए। यंग मैन, फिर तो तुमसे एक काम लिया जा सकता है। मैं हमतन गोश हो गया। एक लम्हे सोचने के बाद उन्होंने कहा, मिस्टर अमजद बेग, कत्ल के एक मुकदमे में तुम्हें वकील सफ़ाई की जिम्मेदारी निभाना होगी। मैंने कहा, कशफी साहब, मैं अमूमन वकील सफ़ाई के तौर पर ही वकालत करता हूँ। आप केस की नौयत बताएं। उन्होंने कहा, अगर तुमने ये केस जीत लिया तो समझो तुमने मेरा दिल जीत लिया। फिर मैं तुम्हें अपना कानूनी मुशीर मुकर्रर कर दूंगा। वो बहुत मुहब्बत और शफकत से तुम का सिगा इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए मुझे नागवारी का ज़रा भी एहसास ना हुआ बल्कि अपनायत और ठंडक महसूस हुई। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं हर केस जीतने की नीयत ही से लेता हूँ और इस मकसद के असूल के लिए अपनी सी पूरी कोशिश भी करता हूँ। आप केस की तफसीलात बताएं। उन्होंने कहा, केस तो एक मामूली से इंसान का है, मगर सिफारिश इतनी तगड़ी है कि मैं मुलजिम के लिए अच्छे से अच्छा वकील करने के लिए मजबूर हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से उन्होंने तफसील बताते हुए कहा, मेरी मिसेज़ के ड्राइवर का छोटा भाई एक लड़की के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में बंद है। जाहिर है ड्राइवर ने बेगम साहिबा से सिफारिश करने को कहा होगा और उन्होंने मेरा नातका बंद कर रखा है। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा और मैं इस कदर मसरूफ़ है कि तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी 2 रोज़ बाद मैं लंदन से एम्स्टरडैम, नीदरलैंड से होते हुए अमेरिका जाऊंगा। मुझे वहां से पहले जापान और फिर फिलिपाइनों, हांगकॉन्ग से होते हुए वापस कराची पहुंचना है। इस भाग दौड़ में 1 माह सरफ हो जाएगा क्योंकि मुझे उन मुल्कों को महज छोड़ने ही नहीं जाना बल्कि वहाँ बहुत से कारोबारी मामलात को भी निपटाना है। मैं चाहता हूँ इस दौरान में तुम वहाँ केस को संभालो। आपकी बेगम के ड्राइवर का मुलजिम भाई कब से जेल में बंद है? कशफी साहब का तवील बयान ख़त्म हुआ तो मैंने सवाल किया। उन्होंने बताया, मेरा ख्याल है 6-7 माह तो हो गए हैं। आपने पहले कोई वकील नहीं किया? किया था, मगर वो बहुत बूढ़ा साबित हुआ। कशफी साहब ने कहा, दरअसल ये मामला मुझ तक तो बहुत बाद में पहुंचा है। पहले बेगम साहिबा ही ने उसके लिए किसी वकील का बंदोबस्त किया था जो अब तक महज अपनी फ़ीस बटोरने के सिवा कुछ नहीं कर सका, बस झूठी तसल्लियाँ दे रहा है। मुलजिम इस वक्त वहाँ जुडिशल कस्टडी में है। अभी तक मुकदमे की बाकायदा समाअत भी शुरू नहीं हुई, जो वकील के बोगस और ढीला होने का मुंह बोलता सबूत है। मैंने कहा, कशफी साहब, मैं जब तक खुद मुतमईन ना हो जाऊँ उस वक्त तक कत्ल के किसी मुलजिम का केस नहीं लेता हूँ। मैंने अपने पेशे के बारे में कुछ असूल बना रखे हैं। मुझे यकीन होना चाहिए कि मैं जिस शख्स का मुकदमा लड़ रहा हूँ वो वाकई बेगुनाह है।
आप यूँ समझें कि मैं दूसरे वकीलों से ज़रा मुख्तलिफ हूँ। तुम्हारी अदा मुझे पसंद आई है मिस्टर बेग, कशफी साहब ने कहा। मुझे यकीन है कि मुलजिम नसीब खान बेकसूर है। वैसे तुम पहले अपनी तसल्ली कर लेना, मैं तुम्हारी फ़ीस अदा कर देता हूँ। तुम कराची जाकर मुलजिम के भाई अफजल खान से मिल लो। फिर तमाम हालात से आगाह होने के बाद अगर तुम मुतमईन हो जाओ तो चेक कैश करवा लेना, वरना मेरे ये चेक तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रहेगा। एक लम्हे को रुककर उन्होंने पूछा, इब्तदाई तौर पर मैं तुम्हें कितनी रकम का चेक दे दूँ? बाकरी साहब ने मजाक के रंग में कहा, भाई कशफी साहब, ये डील बरतानिया में हो रही है, इसलिए अदायगी भी पाउंड स्टर्लिंग में होनी चाहिए। कशफी साहब ये बात सुनते ही एक घाक कारोबारी शख्स नजर आने लगे। संजीदा लहजे में बोले, केस पाकिस्तान में लड़ जाएगा, चुनाचे रकम की अदायगी वहाँ की मुकामी करेंसी में मुनासिब होगी। इस बात पर सब हंसने लगे। अंकल वारिस ने कशफी साहब से कहा, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। कशफी साहब ने सवालिया नज़र से मेरी जानिब देखा। मैंने उन्हें अपनी फ़ीस और दीगर अदालती इब्तदाई अखराजात के बारे में बता दिया। उन्होंने कुल रकम के बराबर एक चेक साइन करके मेरी जानिब बढ़ा दिया। वह एक गैर मुल्की बैंक का क्रॉस चेक था, जिसकी ब्रांच कराची की मारूफ कारोबारी इलाके में भी थी। मज़कूरा चेक उसी ब्रांच का था। मैंने चेक पर इत्मीनान बख्श नज़र डालने के बाद कशफी साहब की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, मिस्टर अमजद बेग, अब बाकी के मामलात आप खुद तय करेंगे। मुलजिम के भाई से मिलकर हालात व वाक़यात से मुकम्मल आगाही हासिल करना और पहले वकील की छुट्टी करके उसकी जगह मुकदमे की पैरवी करना आपके फ़राइज़ में शामिल है। मुलजिम के भाई अफजल खान से रब्ता कैसे होगा? मैं अपनी बेगम साहिबा को फ़ोन पर मुतला कर दूंगा, कशफी साहब ने कहा। वैसे आप मेरा कार्ड रख लें। फिर उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दे दिया। वह सीबर्ड शिपिंग कंपनी का कार्ड था, जिस पर कशफी साहब के दफ्तर और घर के तमाम राब्ता नंबर्स मौजूद थे। जवाबन मैंने भी उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। वह मेरे कार्ड को देखने के बाद बोले, मैं ऐसा इंतज़ाम कर दूंगा कि मुलजिम नसीब खान का भाई अफजल खान खुद आपसे रब्ता करे। आपको इस सिलसिले में किसी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। मैंने कशफी साहब से इस केस के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहिए, लेकिन वो इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे कि नसीब खान किसी अपार्टमेंट्स बिल्डिंग में चौकीदार था और उस बिल्डिंग में किसी नौजवान लड़की का कत्ल हो गया था। कत्ल से पहले मकतूला पर मुजरिमाना हमला भी किया गया था। पुलिस ने नसीब खान को मुजरिमाना हमले और कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। कोर्ट में नसीब खान का वकील उसकी ज़मानत करवाने में नाकाम रहा और अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। इससे ज़्यादा कशफी साहब को कुछ मालूम ना था और ये मालूमात मेरे लिए नाकाफ़ी थी। लिहाजा उस वक्त तक कुछ नहीं किया जा सकता था जब तक अफजल खान और उसके मुलजिम भाई नसीब खान से मेरी भरपूर मुलाकात न हो जाती और मैं मुकदमे की फ़ाइल का तफसीली जायज़ा न ले लेता। आइंदा रोज़ मैं वतन वापस आ गया। एक रोज़ मेरी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर मुझे इतला दी कि कोई अफजल खान मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं उस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद था। उस रोज़ मेरे दफ्तर में क्लाइंट्स का ज़्यादा रश नहीं था। मैंने सेक्रेटरी से कहा कि वो अफजल खान को अंदर भेज दे। वह मुलजिम नसीब खान का भाई था। मुझे इंग्लैंड से आए हुए हफ्ता भर हो चुका था। शायद कशफी साहब ने ताख़ीर से अफजल को फ़ोन किया था या फिर उसी ने मुझसे राब्ते में सुस्ती से काम लिया। मेरी तवक्को के मुताबिक उसे बहुत पहले मुझसे मिलने आना चाहिए था। अफजल खान की उम्र लगभग 30 साल रही होगी। वो एक दराज कद और सेहतमंद शख्स था। इस वक्त वो पतलून और शर्ट में मलबूस था। वो आम ड्राइवरों से खासा मुख्तलिफ और म्यारी दिखाई देता था। जब मैंने उसे गुफ्तगू शुरू की तो वो अपनी बोल चाल से भी एक सुलझा हुआ मर्द माकूल लगा। वह बहुत साफ लहजे में बात कर रहा था। रस्मी अलैक के बाद मैंने पूछा, अफजल खान, तुमने मुझ तक पहुंचने में इतनी देर क्यों लगा दी? जनाब, ये देर बेगम साहिबा की वजह से हुई है, अफजल खान ने बताया। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ आपके पास आएंगी, मगर उनकी तो मसरूफियात ही बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कई मरतबा याद दिलाया। आखिर आज उन्होंने कहा कि मैं खुद ही आपसे मिल लूँ, वो बाद में फ़ोन पर आपसे बात कर लेंगी। उसका तवील जवाब ख़त्म हुआ तो मैंने कहा, तुम्हारी बेगम साहिबा से तो मिलते ही रहेंगे, तुम मुझे केस के बारे में बताओ। वकील साहब, मेरा भाई बिल्कुल बेगुनाह है, वो जज्बाती लहजे में बोला। मैंने कहा, कशफी साहब का भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन अदालत ज़ुबानी कलामी बातों को नहीं मानती। वहाँ हर बात ठोस सबूत के साथ साबित करना होती है। तुम्हारे पास अपनी भाई की बेगुनाही के लिए क्या दलील है? वो उलझ कर मेरी जानिब देखने लगा। मैंने कहा, अफजल खान, तुम्हारे साहब जी, कशफी साहब का दिया हुआ चेक मेरी दराज में रखा है। मैंने अभी तक इसे अपने अकाउंट में जमा नहीं करवाया। जब तक तुम मुझे मुकम्मल तफसीलात से आगाह नहीं करोगे, मैं ये केस लेने या छोड़ने के बारे में फ़ैसला नहीं कर सकूंगा। अगले 1 घंटे में अफजल खान ने वक्फे से मुझे जो कहानी सुनाई, मैं उसमें से गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि आप पहले इस केस के पस मंज़र से आगाह हो जाएं। नसीब खान और अफजल खान सिर्फ 2 भाई थे। उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था और बूढ़ा वालिद जुमा खान साइड के इलाके में किसी फैक्ट्री में चौकीदार था। अफजल खान शादीशुदा और एक बच्चे सनोबर का बाप था। वह ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के तहत पटेल पाड़ा के एक छोटे से घर में रहते थे। नसीब खान गार्डन के इलाके में एक रिहायशी अपार्टमेंट बिल्डिंग में चौकीदारी करता था। मज़कूरा बिल्डिंग में रात और दिन के शिफ्ट के लिए 2 अलहदा चौकीदार थे। नसीब की ड्यूटी रात में होती थी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक चौकीदारों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही अहाते के कोने में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जहां वो अपनी सहूलत का देखते हुए थोड़ा बहुत आराम कर लेते थे।
उसी कमरे में एक जानिब पानी की मोटर भी नस्ब थी जो पूरी बिल्डिंग को पानी सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होती थी। मोटर को चलाना और इसका ख्याल रखना चौकीदार के फ़राइज़ में शामिल था। आगे बढ़ने से पहले मैं मज़कूरा बिल्डिंग के तर्ज़ तामीर का खाका बयान कर दूँ ताकि बाद अज़ां कोई उलझन आपको परेशान न करे। यह तफसील नहायत अहम है। मज़कूरा बिल्डिंग 2 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल थी, ब्लॉक ए और बी। हर ब्लॉक में 30 फ्लैट थे, यानी एक फ्लोर पर 6 फ्लैट। ग्राउंड फ्लोर के अलावा इस बिल्डिंग के मज़ीद 4 फ्लोर और थे, यानी कुल मिलाकर 5 मंजिलें हो जाती थीं। इस तरह दोनों ब्लॉक्स में मौजूद फ्लैट्स की कुल तादाद 60 बनती थी, यानी 30-30। दोनों ब्लॉक्स को पुश्त से इस तरह मिलाया गया था कि दरमियान में एक छोटा सा डक्ट छोड़ दिया गया था ताकि ताज़ा हवा की आमदोरफ्तों में रुकावट पैदा ना हो। मज़कूरा डक्ट 6 बाई 12 फुट साइज़ का था। डक्ट की लंबाई के रुख यानी 12 फुट वाली सिमत में दोनों ब्लॉक्स के फ्लैट नंबर 2 आमने सामने पड़ते थे, यानी मज़कूरा फ्लैट्स का अकबी हिस्सा रूबरू हो जाता था। फ्लैट नंबर 2 से मुराद हर फ्लोर का फ्लैट नंबर 2 है, बशमूल ग्राउंड मसलन 2, 102, 202, 302 और 402। गोया ब्लॉक ए के फ्लैट का नंबर 2 का अकबी हिस्सा ब्लॉक बी के फ्लैट नंबर 2 के अकबी हिस्से के सामने पड़ता था। इसी तरह 102 ए 102 बी के सामने, 202 200 बी के सामने, 302 बी के सामने और 402 ए 402 बी के सामने। डक्ट के 6 फुट वाली दोनों दीवारें चारों फ्लैटों में तकसीम थीं और हर दीवार में 2 फ्लैटों के बाथरूम की खिड़की खुलती थी। मसलन एक दीवार में फ्लैट नंबर ए के और 1 बी के दरमियान बाथरूम की खिड़कियां और दूसरी दीवार में फ्लैट नंबर 3 ए और 3 बी के बाथरूम की खिड़कियां। इसी तरह यह सिलसिला 4th फ्लोर तक जाता था। ताहम डक्ट में दाखिले के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही एक जानिब छोटा सा दरवाज़ा भी लगा हुआ था जिसका रास्ता इमारत के अकब से था। बाथरूम्स वाली तमाम की तमाम खिड़कियाँ एक ही साइज़ यानी 2 ज़रब 1.5 फुट की थीं और उन पर मजबूत ग्रिल लगी हुई थी। डक्ट की 12 फुट वाली दीवारों में पड़ने वाले फ्लैट्स 1.5 ये थे और इनके इकलौते कमरे की अकबी दीवार में 5 ज़रब 3.5 फुट की एक स्लाइडिंग खिड़की मौजूद थी जिस पर बाहर की जानिब यानी डक्ट के रुख पर मजबूत ग्रिल लगी हुई थी। ताहम इस ग्रिल में एक दरवाजे वाला मोखला भी रखा गया था जो ग्रिल के वस्त में वाक़ था। इस मोखले का साइज़ 1.5 ज़रब 1.5 फुट था। हस्बे ज़रूरत इसे खोला और बंद किया जा सकता था और इसमें ताले लगाने के लिए बॉक्स भी मौजूद थे। इस किस्म के मोखले अमूमन उन खिड़कियों की ग्रिल में रखे जाते हैं जो इमारत की बैरूनी सिमत में किसी गली वगैरह में खुलती हों ताकि बवक्ते ज़रूरत इस मोखले से एक रस्सी बंदा छींका नीचे लटका कर फेरी वालों से मुख्तलिफ अशिया खरीदी जा सकें। जिन अपार्टमेंट्स बिल्डिंग में लिफ्ट सिस्टम नहीं होता वहाँ ऐसे मनाजिर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मगर गार्डन के इलाके में वाक़ई नीला मार्केट में हवा की आमद के लिए मौजूद डक्ट में खुलने वाली खिड़कियों में मोखला इसलिए बनाया गया था कि खिड़कियों की ग्रिल के बाहर कपड़े सुखाने वाली अलगनियाँ बंधी हुई थीं। कपड़े बाहर अलगनी पर डालने और उठाने के लिए ये मोखला इस्तेमाल होता था। दरअसल इन तमाम रेडियो फ्लैट्स के दाखिली दरवाजे कॉरिडोर में खुलते थे और दरमियान में फंसे होने की वजह से उनके पास कपड़े सुखाने की कोई माकूल जगह नहीं थी। चुनाचे इस मकसद के लिए डक्ट को इस्तेमाल किया जाता था जहां हवा के साथ साथ धूप भी वाफिर मिकदार में आती थी। डक्ट के बारे में इतनी ज़्यादा तफसील बयान करने का मकसद यह है कि मकतूला की लाश इसी डक्ट में से मिली थी और ग्राउंड फ्लोर पर डक्ट में आमदोरफ्त के लिए जो दरवाज़ा लगा हुआ था उस दरवाजे पर मौजूद ताले की चाबी मुलजिम नसीब खान के पास भी थी। मकतूला का नाम फौजिया और उम्र कमोबेश 22 साल थी। वो एक धानपान लड़की थी। फौजिया की रिहाइश गुलबहार में थी और वो मज़कूरा अपार्टमेंट्स में घरों में काम करने आती थी। फौजिया का वालिद एक तवील अरसे से मफलूज ज़िंदगी गुजार रहा था और घर पर ही पड़ा रहता था। उसकी वालदा भी बंगलों में बतौर मासी काम करती थी और अपनी छोटी बहन नाजिया को भी अपने साथ ले जाती थी। फौजिया का इकलौता भाई 6ठी जमात का तालिब इल्म था। ये लोग लियारी नदी के किनारे एक झोंपड़े नुमा मकान में रहते थे। कहने का वो इलाका गुलबहार ही कहलाता था। ताहम वहाँ ना गुल नज़र आते थे और ना ही बहार। गुलबहार बनने से ये पहले गोलीमार कहलाता था। मैं अभी तक इस केस के बारे में इतना ही जानता था जितना अफजल खान ने बताया था। यानी 25 अक्टूबर की सुबह जब डक्ट में से फौजिया की बरहना लाश बरामद हुई तो पूरी बिल्डिंग में खलबली मच गई। फौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन किया गया। 10:30 बजे पुलिस मौके पर मौजूद थी। फिर 11 बजे पुलिस वालों ने नसीब खान को उसके घर वाक़े पटेल पाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वकील सफाई की कमज़ोरी और पुलिस की होशियारी से मामलात यहाँ तक पहुँच गए थे कि 8-9 माह गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक इस केस की बाकायदा समाअत शुरू नहीं हो सकी थी। अफजल खान ने जब अधूरी मालूमात मुझ तक पहुँचा चुका तो मैंने कहा, अफजल खान इससे काम नहीं चलेगा, तुम बताओ आइंदा पेशी कब है? 20 दिन बाद, उसने हिसाब लगाने के बाद बताया। मैंने कहा, मुझे पहली फुर्सत में नसीब खान से मिलना होगा। वकील साहब आप बड़े आदमी हैं, अफसर ने कहा, जब चाहें जेल जाकर उससे मिल सकते हैं। हमें तो जेल वाले कभी मिलने नहीं देते और कभी धुतकार देते हैं।
अब तो मेरे भाई की ज़िंदगी आप ही के हाथ में है। हर इंसान की ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है अफजल खान, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और मौत पर भी सिर्फ उसी ज़ात को इख्तियार है। मैं तो तुम्हारे भाई की रिहाई के लिए सिर्फ जिद्दोजहद ही कर सकता हूँ। वकील साहब, मेरा भाई बहुत मासूम और सीधा है, अफजल ने कहा। मुझे पूरा शक है, बल्कि यकीन है कि उसे किसी साजिश के तहत फांसा गया है। मैंने पूछा, अपार्टमेंट्स के किसी रिहायशी से उसकी दुश्मनी तो नहीं थी? वो तो सबका दोस्त है जनाब, फिर उसके खिलाफ कौन साजिश कर सकते हैं? यही तो समझ में नहीं आ रहा, वो उलझे हुए लहजे में बोला। मैंने कहा, ठीक है अफजल खान, तुम तरसों मेरे पास आ जाओ, हम दोनों नसीब से मिलने जेल जाएंगे। बस बात में सर हिलाते हुए बोला, जो हुक्म आपका वकील साहब। थोड़ी देर बाद वो रुखसत हो गया। उसी वक्त मेरे रिहायशी फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर धीमी आवाज़ में हेलो कहा। दूसरी जानिब कोई खातून थी। क्या मैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट से बात कर रही हूँ? येस, दिस इज़ अमजद बेग, मैं बेगम कशफी बोल रही हूँ, उसने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। आपकी एफर्ट्स कहाँ तक पहुँची हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगरचे मैं बेगम कशफी की बात समझ गया था, ताहम अनजान बनते हुए कहा, सॉरी मैं समझा नहीं, आपकी इन एफर्ट्स की बात कर रही हैं? भाई वो अफजल खान आज आपके पास नहीं गया था? हाँ, वो मुझसे मिलने आया था। मैं उसी सिलसिले में पूछ रही थी, यानी नसीब खान के केस के बारे में। मैंने कहा, जब तक मैं जेल जाकर मुलजिम से एक भरपूर मुलाकात ना कर लूँ उस वक्त तक कुछ कह नहीं सकता। अभी तक इस केस का कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लगा। हालांकि आप एडवांस फीस ले चुके हैं। बेगम कशफी का ये जुमला मुझे नागवार गुजरा, ताहम मैंने कहा, बेगम कशफी, फ़ीस तो मैं एडवांस ही लेने का आदी हूँ। अलबत्ता जहाँ तक इस केस में पेशरफ्त का सवाल है, तो क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि 8 माह गुजरने के बावजूद भी अभी तक इस केस की बाकायदा समाअत क्यों नहीं शुरू हुई? एक लम्हे को तवक्कफ करके मैंने जवाबन चोट करने वाले अंदाज में कहा, हालांकि आप एडवांस फ़ीस दे चुकी हैं एक वकील साहब को। वो मेरे लहजे की तलखी को महसूस करते हुए मसलियत आमेज़ अंदाज में बोली, आप शायद बुरा मान गए, मैं तो बस वैसे ही मालूम कर रही थी। वो उन औरतों में से थी जो किसी काम का मुआवजा अदा करने के बाद सामने वाले को अपना ज़रे खरीद गुलाम समझने लगती हैं। शायद वकील अव्वल उनके म्यार पर पूरा उतर रहा था और टाल मटोल और झूठी तसल्लियों से उसे अब तक बहलाता रहा था। मैंने कहा, बेगम कशफी, आपके शौहर का दिया हुआ चेक अभी तक मेरी दराज में पड़ा है, आप चाहें तो उसे वापस ले सकती हैं। आप यकीनन नाराज़ हो गए हैं, उसके लहजे में चहक थी। आपने बात ही ऐसी की है, चलें जाने दें, बेगम कशफी ने खुश दिली से कहा। कल दोपहर का खाना आप मेरे साथ खाएं, फिर बातें होंगी। सॉरी बेगम कशफी, मैं आपका साथ नहीं दे सकूंगा, मैंने जल्दी से कहा। कल के दिन मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, आपकी दावत उधार रही। चलें कोई बात नहीं, वो हमसे लहजे में बोली। फिर पूछा, आप नसीब खान का केस तो हैंडल कर रहे हैं ना? 2 रोज़ बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूंगा। यानी मतलब ये कि मुलजिम नसीब खान से मुलाकात के बाद। ऑल राइट। ईयरपीस में बेगम कशफी की सुरीली आवाज़ सुनाई दी। मुझे ताबिंदा कशफी कहती हैं, मैं 2 रोज़ बाद आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। मैंने अल्लाह हाफिज़ कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। बेगम ताबिंदा कशफी मुझे अजीब सी औरत लगी थी, पल पल में रंग बदलने वाली। अभी मैं उसके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं कर सका था। हमारा पहली मरतबा टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। मुमकिन है बिलमुशाफा मुलाकात पर उसके बारे में मेरा तासुर तब्दील हो जाता। 2 रोज़ बाद हस्बे वादा अफजल खान मेरे दफ्तर आ गया। फिर मैं उसके साथ अपनी गाड़ी में नसीब खान से मिलने जेल गया। रास्ते में अफजल खान ने मुझे बताया कि वो अरसा 10 साल से बेगम कशफी की गाड़ी ड्राइव कर रहा था। फारूक कशफी का ड्राइवर अलहदा था। अफजल की ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ कि बेगम कशफी दिल की बहुत अच्छी थी, ताहम बज़ाहिर वो सख्त गिर और हाकमाना मजाज रखने वाली औरत थी। ये बात अफजल मुझे ना भी बताता तो मैं उसका अंदाज़ा लगा चुका था। अफजल अपनी मालकन का बहुत शुक्रगुजार था कि उसके कहने पर कशफी साहब ने उसके भाई के केस के लिए एक महंगा वकील किया था। वो बार बार मुझे भी एहसानमंद नज़र से देख रहा था। उस रोज़ जेल में नसीब खान से मुलाकात खासी सूदमंद साबित हुई। नसीब की उम्र का अंदाज़ा मैंने 24 और 25 साल के दरमियान लगाया। उसके चेहरे पर दाढ़ी नजर आ रही थी। बाद अज़ां मुझे मालूम हुआ वो दाढ़ी उसने जेल में क़याम के दौरान में रख ली थी। पहली निगाह में नसीब खान मुझे खासा मुतमईन नजर आया। इस बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। किसी कत्ल का मुलजिम जेल में इतना पुरसुकून और बेफिक्र नजर नहीं आ सकता। मैंने तो इस किस्म के लोगों को अक्सर उदास और मायूस ही देखे। बाद अज़ां मुझे उसके इत्मीनान और सुकून की वजह भी मालूम हो गई। मेरे एक निहायत ही अहम सवाल के जवाब में उसने कहा था, वकील साहब, मैं और मेरा खुदा ये बात जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। उसने उम्मीद भरी निगाह से आसमान की तरफ देखा, फिर डर और खौफ की इस बात का। मैंने तो अपना मामला कुली तौर पर अपने खुदा पर छोड़ दिया है और मेरा ये मान है कि कशफी साहब ने जो आपको मेरा वकील मुकर्रर किया है तो इसमें भी मेरे खुदा ही की कोई मसलियत पोशीदा होगी। उसकी बात में वज़न था। कशफी साहब से मेरी मुलाकात खालियत मकसद नहीं हो सकती थी। यकीनन इसमें कुदरत का कोई राज था। मैंने रश्क भरी नज़र से नसीब खान को देखा और कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो खुदा ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम मुझे शुरू से लेकर आखिर तक के वाक़यात तफसीलन बताओ। वो 2 घंटे तक मेरे मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देता रहा और बहुत सी गैर वाज़ेह बातों की वजाहत करता रहा।
इस मुलाकात के इख्तिताम पर मैंने वकालतनामा उसके सामने रखा और दस्तखत के लिए अपना कलम उसकी जानिब बढ़ा दिया। नसीब खान ने बाएं हाथ से मतलूबा मुकाम पर दस्तखत कर दिए। उससे गुफ्तगू के दौरान में मुझे ये भी मालूम हो गया कि उसने मिडल तक तालीम हासिल कर रखी थी, वो भी अपने बड़े भाई अफजल खान की तरह। बिल्कुल साफ लहजे में बात करता था। मुझे वो एक सुलझा हुआ शख्स लगा। नसीब खान से मुझे जो अहम बातें मालूम हुई, मैं सरे दस्त उनका जिक्र नहीं करूँगा। अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मौके पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत से काम मैंने अफजल बेग के ज़िम्मे भी लगा दिए थे, खुसूसन नीलम मार्केट के बारे में मालूमात हासिल करना, नसीब खान के उन दोस्तों से मिलना जो इस केस में मुआविन हो सकते थे, और मकतूला फौजिया के बारे में मालूमात जमा करना। आइंदा रोज़ मैंने रसल स्क्वायर के डिनर में फारूक कशफी से वसूल करदा क्रॉस चेक अपने अकाउंट में जमा करवा दिया और पूरी तनदही से इस केस की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। मंजर पेश कोर्ट के एक कमरे का था। जज ने पेशकार की तरफ देखते हुए खफकी आमेज लहजे में कहा, भाई इस मुकदमे का वकील सफ़ाई कहाँ है? ख्वामखा इस केस को लटकाया क्यों जा रहा है? सर, वकील सफ़ाई तब्दील हो गया है। पेशकार ने जज को मुतला किया। क्या मतलब? जज की खफकी बदस्तूर कायम थी। रफ़ीक सोमरो कहाँ गया? रफ़ीक सोमरो उस वकील का नाम था जो अब तक इस केस को डील कर रहा था। मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वो एक नालायक और नकम्मा वकील था जिसने शायद ही आज तक कोई केस जीता हो। जब उसे फजल खान ने बताया कि अब इस केस की पैरवी मैं करूंगा तो वह बखुशी दस्तबरदार होने पर तैयार हो गया। अगर वो ज़रा भी हिलोहजत से काम लेता तो ये उसी के हक़ में नुकसानदेह साबित होता। वो मेरी शोहरत और मकबूलियत से बखूबी आगाह था। रफ़ीक सोमरो जैसे फ़नकार वकील आपको अदालत के बरामदे में आते जाते मिल जाएंगे, जो सोचे समझे बगैर हर किस्म का केस लेने पर तैयार हो जाती हैं। वो शिकार फांसने के लिए अपनी फ़ीस में हर मुमकिन हद तक कमी करने पर फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। इसलिए भी सीधे साधे अफराद उनके फ्रेम में आ जाते हैं। ऐसे वकला से हमेशा होशियार रहना चाहिए। पेशकार ने मेरी जानिब इशारा करते हुए जज के सवाल का जवाब दिया। सर, अब इस केस को बेग साहब डील करेंगे। उन्होंने अपना वकालतनामा दाखिल कर दिया है। जज ने इत्मीनान भरी नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, जनाब आली, मुझे 2 रोज़ पहले ही केस की फ़ाइल मिली है। मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि मुझे केस की स्टडी के लिए कुछ मोहलत दी जाए। जज ने 1 हफ्ते बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मैंने इस मुद्दत में बड़े भरपूर अंदाज में केस का मुतालिया किया और अपने लिए एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर ली। आइंदा पेशी का अहवाल बयान करने से पहले मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पुलिस के चालान का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला फौजिया की मौत 24 और 25 अक्टूबर की दरमियानी रात 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी। मौत का सबब सांस की आमदरफ्त का सिलसिला मुनक़ता होना बताया गया था। अदालत में ये बात बड़ी वाज़े लिखी हुई थी कि मकतूला का गला घोंटा गया था। मकतूला की गर्दन पर दाएं जानिब कान से ज़रा नीचे अंगूठे के दबाव के आसार पाए गए थे। इसके अलावा मकतूला की गर्दन के नीचे दांत से काटने के मुतअद्दिद निशानात भी थे। मकतूला का सर पाश-पाश हो चुका था। गर्दन और कमर की हड्डी टूट चुकी थी। दाएं बाजू और बाएं टांग की हड्डियां भी सलामत नहीं बची थीं। सबसे काबिल जिक्र बात यह थी कि मौत के घाट उतारने से पहले मकतूला पर मुजरिमाना हमला भी किया गया था और यह हमला उस पर नीम बेहोशी की हालत में हुआ था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुल्ज़िमा को बुरी नज़र से देखता था और आते जाते गाहे बगाहे उस पर जुमले कसता रहता था। एक आध बार तो उसने मकतूला के साथ बदतमीज़ी भी की थी, जिस पर मकतूला की मां ने अपार्टमेंट्स के यूनियन इंचार्ज से उसकी शिकायत भी कर दी थी। पुलिस के मुताबिक वक़ुआ के रोज़ मुल्ज़िम किसी तरह बहला फुसला कर मकतूला को अपने क्वार्टर तक ले गया। फिर उसे बेबस करके उसने अपनी हवस की तकमील की। बादज़ां पकड़े जाने और राज फाश होने के खौफ से उसने मकतूला की जान ले ली। फिर उसकी बेहुरमती के बाद उसे बरहना तन डक्ट के अंदर फेंक दिया। करीब ही मकतूला के कपड़ों की गठरी भी पाई गई थी। वारदात की इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। फिर लोगों की फराहमशुदा मालूमात की रोशनी में नसीब खान को उसके घर से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो सो रहा था। इसके अलावा भी पुलिस रिपोर्ट में बहुत सी बातें थीं जिनमें आपके लिए दिलचस्पी नहीं, इसलिए मैं उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। इस्तगासा की जानिब से 10 गवाहों की फहरिस्त दायर कर दी गई। मैं अदालती कार्रवाई के दौरान में सिर्फ अहम गवाहों और अपनी जिरहा का अहवाल बयान करूँगा। इस्तगासा में बाज़ बातें ऐसी थी जो बज़ाहिर मेरे मौक्कल के खिलाफ जाती थीं, ताहम उनकी गहराई में मुझे नसीब खान की मवाफ़क़त नज़र आ रही थी। बस ज़रा मेहनत की ज़रूरत थी और वो मैं कर रहा था। आइंदा पेशी पर मैंने अपने मौक्कल की दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी। जज पहले इस मुकदमे से खासा बरहम हो चुका था। फिर कत्ल के मुल्ज़िम की ज़मानत आसानी से नहीं होती। अलावा अज़ी मेरे मौक्कल पर मुजरिमाना हमले का इल्ज़ाम था, लिहाजा दरख्वास्त ज़मानत रद्द हो गई। जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख दे दी और वकील इस्तगासा को ताकीद की कि आइंदा पेशी पर गवाहों के बयानात और जिरहा का सिलसिला ज़रूर शुरू हो जाना चाहिए। मैं अफजल खान के साथ अदालत के कमरे से बाहर आया तो उसने दबे हुए लहजे में कहा, बेग साहब, मैं एक ख़ास बात नोट कर रहा हूँ। वो क्या अफजल खान? जब से आपने ये केस लिया है वकील इस्तगासा मुझे खासा परेशान दिखाई दे रहा है, अफजल खान ने बताया।
मैंने सरसरी लहजे में कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात नोट नहीं की। मुमकिन है ये तुम्हारा वहम हो सकता है। वो इधर उधर देखते हुए बोला। मैंने पूछा, अफजल खान तुम्हारी बेगम साहिबा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है जनाब। केस के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की? वो अक्सर पूछती रहती हैं, लेकिन मैंने उन्हें पक्की तसल्ली दे दी है कि हम ये केस जीत जाएंगे। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, बेग साहिब आपको क्या लगता है, इस केस पर हमारी गिरफ्त मजबूत है ना? मैंने उसका कंधा थपकते हुए कहा, अभी तो डामाडोल है खान साहिब, देखते जाएं आगे आगे क्या होता है। वैसे एक बात की मैं तारीफ करूंगा, तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक तमाम अहम और ज़रूरी मालूमात मुझे फराहम कर दिए। तुम पूरी सरगर्मी से इस सिलसिले में मेरी मदद कर रहे हो। नसीब खान मेरा इकलौता भाई है वकील साहब, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला। मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मुझे यकीन है। मैंने उसके जज्बे से मुतासिर होते हुए कहा, इंशाल्लाह तुम्हारा भाई बाइज्जत बरी हो जाएगा। खुदा आपकी ज़ुबान मुबारक करे वकील साहब, वह दुआया लहजे में बोला। फिर पूछा, वकील साहब आपको और रकम की ज़रूरत तो नहीं? मैंने चौंक कर उसे देखा। वो जल्दी से बोला, ये बात बेगम साहिबा ने पूछी थी, वो इस मामले में पूरी दिलचस्पी ले रही हैं। तुम इस हवाले से खुशकिस्मत हो अफजल खान कि तुम्हें बहुत हमदर्द और नेक फितरत साहब और बेगम साहिबा मिले हैं, वरना आजकल कौन अपने मुलाजमों का इतना ख्याल रखता है। वाकई वो दोनों बहुत अच्छे हैं, वो तारीफ़ी लहजे में बोला। फिर सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने उसकी निगाह का मफहूम समझते हुए कहा, तुम इस सिलसिले में बेफिक्र हो जाओ, जब भी और जितनी भी रकम की ज़रूरत पेश आएगी मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम्हारे हाथ ही से दिलवाऊंगा। वो मुतमईन होकर रुखसत हो गया। मैं पार्किंग एरिया में खड़ी हुई अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। आइंदा पेशी में अभी 10 दिन का वक्त बाकी था। इस अरसे के दौरान में मैं मज़ीद तैयारी कर सकता था। वैसे मैंने अब तक एक लाहे अमल तैयार किया था, बस फाइनल टचिंग का काम बाकी था। इस्तगासा का पहला गवाह मकतूला की वालदा सुल्ताना बेगम थी। उसने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। मैं मिस्मात सुल्ताना बेगम ज़ौजा फरीद हुसैन साकिन कराची पूरे होशो हवास के साथ ये बयान देती हूँ कि मेरी मासूम बच्ची का कातिल यही शख्स है। उसने उंगली से कटहरे में खड़े हुए मेरे मौकिल की जानिब इशारा किया और अपना बयान जारी रखते हुए बोली, इस नामुराद ने चेहरे पर दाढ़ी सजाकर खुद को मासूम और बेगुनाह साबित करने का एक नया नाटक शुरू किया है। लिहाजा इसकी ज़ाहिरी सूरत पर तवज्जो न दी जाए और इस बदबातिन शख्स को जल्द अज जल्द फांसी पर लटका दिया जाए। यही वो बदबख्त है जिसने जाने कैसे मेरी फूल सी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने क्वार्टर तक पहुंचाया और फिर उसकी आवाज़ भर आ गई और वह अपने आंसू खुश्क करते हुए बोली, मेरी बच्ची की इज्जत का लुटेरा और इसका कातिल यही है। काश मैं इसकी इब्तदाई हरकतों से ही कान पकड़ लेती और अपनी बच्ची को काम से हटा देती, उसे उस बिल्डिंग तक जाने भी ना देती, मगर यह दाग तो मेरी किस्मत में लिखा जा चुका था। हाय, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई। सुल्ताना बेगम का बयान खासा रिक्कत आमेज़ और मुतासिर कुन था। उसने जज्बात की रौ में और भी बहुत सी बातें की थीं, लेकिन उन्हें गैर ज़रूरी समझते हुए यहाँ बयान नहीं किया जा रहा। सुल्ताना बेगम बयान रिकॉर्ड करा चुकी तो वकील इस्तगासा सवालात के लिए आगे बढ़ा। उसने गवाह को मुखातिब करते हुए अपनी जिरह का आगाज़ किया। सुल्ताना साहिबा, आपने अपने बयान में जिक्र किया है कि मुल्जिम अक्सर व बेशतर आपकी बेटी पर जुमले कसता रहता था। सुल्ताना ने मुल्जिम की इब्तदाई हरकतों की झैल में बड़ी तफसील से बताया था कि मुल्जिम मकतूला को तंग करता रहता था। वकील इस्तगासा का इशारा इसी जानिब था। सुल्ताना ने जवाब दिया, जी वो फौजिया को आते जाते कुछ ना कुछ कहता रहता था, बेहुदा और फजूल बातें। आप उन बेहुदा और फजूल बातों की वजाहत करेंगी? वो हिचकिचाते हुए बोली, क्या यह ज़रूरी है? जज ने कहा, बीबी अदालत का कमरा है, तुम्हें वकील इस्तगासा के किसी सवाल का जवाब देते हुए हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये तुम्हारी हमायत में ही मुकदमा लड़ रहे हैं। सुल्ताना ने बताया, वो फौजिया से कहता था कि वो उसे बहुत अच्छी लगती है। और वकील इस्तगासा ने पूछा, और ये कि वो फौजिया को हासिल करना चाहता है। सुल्ताना ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। वकील इस्तगासा ने पूछा, इसके अलावा? वह फौजिया की जाने मायने खेज नज़र से देखता था। बोलती जाएं। वकील इस्तगासा ने उसकी हिम्मत बंधाई और जब भी फौजिया उसके पास से गुजरती वो उसकी तरफ देखकर लोफराना अंदाज में मुस्कुराता था। फिर आपने क्या किया इस सिलसिले में? मैंने यूनियन इंचार्ज से उसकी शिकायत की थी। इससे शिकायत का क्या नतीजा बरामद हुआ? वक्ती तौर पर बला टल गई। वक्ती तौर पर आपकी क्या मुराद है? सुल्ताना ने जवाब दिया। मुल्जिम ने फौजिया से ज़ुबानी छेड़छाड़ ख़त्म कर दी थी, लेकिन क्या? वकील इस्तगासा ने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही सवाल कर दिया, आप खुलकर बताएं, ज़ुबानी छेड़छाड़ को तर्क करके मुल्जिम ने कौन सा वतीरा अपनाया था? वो बस नज़र ही नज़र में मेरी बच्ची को घूरता रहता था, सुल्ताना ने कहा, कच्चा चबा जाने वाली नज़र से। उसकी आंखों में एक धमकी होती थी। फिर क्या हुआ? फिर उसने अपनी पोशीदा धमकी पर अमल कर डाला। वो सिसकी भरते हुए बोली, उससे शैतान ने मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया। हाय मेरी फौजिया। वो कटहरे की रेलिंग का सहारा लेते हुए कराही। वकील इस्तगासा ने फातिहाना नज़र से मेरी जानिब देखा और अपनी जिरहा ख़त्म करने के बाद मखसूस नशिस्त पर आकर बैठ गया। वकील इस्तगासा के बाद मोअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त से मैं जिरहा के लिए गवाह सुल्ताना बेगम के कटहरे के पास आकर खड़ा हो गया। हमदर्दी आमेज़ लहजे में उसे मुखातिब करते हुए कहा, सुल्ताना साहिबा, आपकी बच्ची के साथ जो वाक़या पेश आया मुझे उसका दिली सदमा है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपसे सवालात करने पर मजबूर हूँ।
अगर आपको मेरी कोई बात तल्ख या नागवार गुजरे तो मैं इसके लिए पेश की माजरत ख्वाह हूँ। वो मुंह से कुछ ना बोली, अजीब सी खामोश नज़र से मुझे देखती रही। मैंने खंकार कर गला साफ किया और पहला सवाल किया, सुल्ताना बेगम, आपने मुअज़्ज़ज़ अदालत को जो बयान दिया है उसमें मुल्ज़िम की इब्तदाई हरकतों का भी खासा तफसीलन जिक्र किया है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने वकील इस्तगासा की जिरह के जवाब में उन हरकतों की वजाहत भी की है। आपसे मेरा सवाल यह है कि आपकी मालूमात का जरिया क्या था? वकील इस्तगासा ने चौंक कर मुझे देखा। सुल्ताना बेगम भी मेरा सवाल सुनकर उलझन में मुब्तला हो गई थी। उसके मुंह से बस इतना निकला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मैंने कोई पेचीदा सवाल नहीं किया था, ताहम सवाल का अंदाज खासा घुमावदार था। शायद इसलिए सुल्ताना बेगम उलझ कर रह गई थी। मैंने उसकी उलझन को सुलझन में बदलते हुए कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको ये बात कैसे पता चली कि मेरा मुवक्किल आपकी बेटी से कुछ नाज़िबा हरकत का मुर्तकिब हो रहा था? वकील इस्तगासा बीच में कूद पड़ा। योर ऑनर, वकील मुखालिफ का सवाल बेईमानी है। ये भी भला कोई पूछने की बात है? जाहिर है गवाह को ये बात मकतूला ही ने बताई होगी। मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, मेरे फाजिल दोस्त, पहली बात तो ये कि मेरा सवाल बेमायनी नहीं है, इसके वाज़े मायनी है जो मेरे और आपके अलावा मुअज़्ज़ज़ अदालत और उसके कमरे में मौजूद तमाम सामाईन बखूबी जानते हैं। आपका दूसरा एतराज़ है कि यह भी भला कोई पूछने की बात है? इसका जवाब यह है, हाँ ये पूछने की बात है। फिर आपका इजहार ख्याल है कि ज़ाहिर है गवाह को ये बात मकतूला ही ने बताई होगी। ये भी बेमहल है, क्योंकि आपको इजहार ख्याल करने को नहीं कहा गया था। मैंने गवाह से एक सीधा सादा सवाल किया था जिसका जवाब गवाह ही को देना चाहिए। फिर मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, एम आई राइट सर? जज ने वकील इस्तगासा को मुदाखलत बेजा से बाज रहने की ताकीद करने के बाद कटहरे में खड़ी सुल्ताना बेगम से कहा, बीबी आप वकील सफाई के सवाल का जवाब दें। सुल्ताना ने कहा, मुझे ये बात फौजिया ने बताई थी। क्या फौजिया ने सरसरी सा जिक्र किया था या वह मुल्जिम की इन हरकत पर बरहम भी थी? वो बहुत नाराज़ थी। मकतूला ने आपसे इस किस्म की शिकायत कितनी मरतबा की थी? वो कुछ सोचते हुए बोली, 3 या 4 मरतबा। आपने इस मसले के सिलसिले में क्या कदम उठाया? मैंने बिल्डिंग के यूनियन इंचार्ज से मुल्जिम की शिकायत की थी, सुल्ताना ने बताया। मैंने कहा, और आपके बयान के मुताबिक यूनियन इंचार्ज ने मुल्जिम को समझाया था, लेकिन इस समझाने का उस पर खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ, बल्कि अब उसकी छेड़छाड़ का अंदाज बिल्कुल बदल गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके बावजूद भी आप अपनी बेटी को वहाँ भेजती नहीं? क्या करें, यह हमारा जरिया रोज़गार है, वो अजीब से लहजे में बोली। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मैंने कहा, क्या यह ज़रूरी था कि मकतूला उसे बिल्डिंग में काम करती रहती? उसे और कहीं भी काम मिल सकता था। ये आप कितनी आसानी से कह रहे हैं, वह तंजिया लहजे में बोली। आप सूट बूट वालों को, हम गरीबों की मुश्किलात का क्या अंदाज़ा? हम पता नहीं किस किस तरह काम हासिल करते हैं। फौजिया को उस बिल्डिंग में 8-10 घर मिले हुए थे। मैंने सवाल किया, मुझे पता चला है कि आप भी घरों में काम करती हैं, क्या वो भी कोई अपार्टमेंट्स बिल्डिंग है? नहीं, मैं बंगलों में काम करती हूँ, सुल्ताना ने बताया। वहाँ पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं। मैं अपने साथ छोटी बेटी 15 साला नाजिया को भी ले जाती हूँ। आपने मकतूला को अपने साथ काम पर क्यों नहीं लगा रखा था? मैंने पूछा, जबकि वहाँ पैसे ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं बकौल आपके। वहाँ अगर पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, उसने बताया। जबकि फौजिया नीलम आर्केड में सिर्फ 4 घंटे के लिए जाती थी और कमोबेश 10 घर उसने संभाल रखे थे। वो आधे घंटे में एक घर को निपटा देती थी, जबकि मैं सुबह की गई शाम को ही लौटती थी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मुझे मुख्तलिफ बंगलों में काम करना पड़ता है, जहाँ नाजिया बराबर मेरा हाथ पटाती है। मैंने पूछा, मकतूला नीलम आर्केड में काम करने कितने बजे जाती थी? दोपहर 2 बजे तकरीबन। वहाँ उसके काम की नौयत क्या थी? कपड़े धोना, बर्तन धोना और झाड़ू पोंछा, उसने जवाब दिया। ये तीनों अलग अलग काम है। बाज़ लोग सिर्फ एक ही काम करवाते हैं और बाज़ एक से ज़्यादा, 2 या 3। मैंने पूछा, आपने बताया था कि मकतूला सिर्फ 4 घंटे के लिए नीलम आर्केड में जाती थी। इसका तो मतलब ये हुआ कि वो 6 बजे तक वहाँ से फारिग हो जाती होगी। जी हाँ, कमोबेश 6 बजे। वो घर कितने बजे पहुँचती थी? 6:30 या 6:45 बजे। और आपकी वापसी का क्या वक्त है? लगभग यही वक्त है। मैंने पूछा, वकुआ के रोज़ जब मकतूला अपने मामूल के वक्त घर पर नहीं पहुंची तो आपने क्या किया? फौरी तौर पर तो हम परेशान हो गए थे। परेशान होने के बाद आपने क्या किया? मैंने 7:30 बजे तक फौजिया का इंतज़ार किया, सुल्ताना बेगम ने बताया, क्योंकि घंटे आधे घंटे की देर सवेर तो हो ही जाती है। लेकिन जब वो 7:30 बजे तक नहीं आई तो मेरी तशवीश बढ़ने लगी। फौजिया के वालिद एक तवील अरसे से अपाहजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फरीद हुसैन को 5 साल कबल फालिज का अटैक हुआ था। उसका निचला धड़ बिल्कुल बेजान हो चुका है। उसने मुझसे कहा कि मैं खुद जाकर नीलम मार्केट से फौजिया के बारे में मालूम करूं। फिर आपने नीलम मार्केट से मकतूला का पता किया था? सुल्ताना ने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। वहाँ आपने किससे फौजिया के बारे में मालूम किया था? फ्लैट नंबर 305A वालों से, सुल्ताना ने बताया। वहाँ सुबहान साहिब और इशरत जहाँ रहते हैं, उनसे पूछने की कोई ख़ास वजह? वो आखिरी घर है जहाँ फौजिया काम करती थी। वो बोली वहाँ से काम ख़त्म करके वो सीधी घर आती थी। 305A वालों ने आपको क्या बताया था? उन्होंने बताया कि फौजिया ठीक 6 बजे उनके घर से निकल गई थी।
इसके बाद आपने क्या किया? मैं सीधी घर आ गई। आपने बेगम मार्केट में और किसी से मालूम करने की कोशिश नहीं की? मैंने पूछा। मसलन यूनियन इंचार्ज वगैरह से? नहीं। क्यों? उस वक्त ये बात मेरे जहन में नहीं आई थी, सुल्ताना ने कहा। शायद इसकी वजह यह रही हो कि फौजिया अब्दुल रज़ाक साहब के यहाँ काम नहीं करती थी। कौन अब्दुल रज़ाक साहब? मैं यूनियन इंचार्ज अब्दुल रज़ाक का जिक्र कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो 305 ए वालों ने जब आपको ये बताया कि मकतूला हस्बे मामूल काम ख़त्म करके घर जा चुकी है, तो आप नीला मार्केट से सीधी अपने घर आ गई? जी हाँ, मैंने ऐसा ही किया था। हालांकि आपको उसी वक्त पुलिस को इस वाक़े की इतला देना चाहिए थी, मैंने सख्त लहजे में कहा। जी बस जी, हम गरीब लोग हैं, इसलिए गलती हो गई। गरीब और गलती में क्या कदर मुश्तरक है? मैंने ताज्जुब खेज लहजे में कहा। वो बोली, गरीब आदमी पुलिस से डरता है, बल्कि यूं कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि पुलिस सिर्फ गरीबों को ही डराती है। ये दौलतमंदों के मुंह नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत बाइख्तियार होती हैं। बड़े बड़े पुलिस अफसरों के तबादले करवा देती हैं। मैं भी इस डर से पुलिस के पास नहीं गई कि वो उल्टा हमें परेशान करेंगे। आजकल यही हो रहा है वकील साहब, आप माने या ना माने। मैंने तंजिया नज़र से इस केस के इंक्वायरी अफसर को देखा और सुल्ताना बेगम से कहा, सुल्ताना साहिबा, अगर आप बर वक्त अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा देती तो मुमकिन है उससे वो अंदोनाक हादसा पेश ना आता। बस जी, जो गलती होना थी हो गई। वो खजालत आमेज़ लहजे में बोली। अब क्या किया जा सकता है? मैंने पूछा। सुल्ताना साहिबा, ज़रा सोच कर बताएं, जब आप नीला मार्केट में मकतूला को तलाश करने गई थी, उस वक्त मुलजिम अपनी ड्यूटी पर मौजूद था? मैंने गौर नहीं किया, उस वक्त मैं बहुत परेशान थी। और जब आप नीला मार्केट से वापस जा रही थी तो उस वक्त तो मैं और भी ज़्यादा परेशान थी। इसलिए आपको याद नहीं, आपने ख्याल नहीं किया कि मुलजिम उस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद था या नहीं? जी बिल्कुल यही बात है। दैट्स ऑल योर ऑनर, मैंने जज की तरफ मुड़ते हुए कहा। मुझे और कुछ नहीं पूछना। अगला गवाह नीला मार्केट का यूनियन इंचार्ज अब्दुल रज़ाक था। उसने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना मुख्तसर बयान नोट कराया। मैं अब्दुल रज़ाक वल्द अब्दुल गफ़ार, साकन नीला मार्केट फ्लैट नंबर 101, कराची बिला जबरो करा, ये बयान देता हूँ कि यूनियन इंचार्ज के बयान में कोई ख़ास बात नहीं थी। तहाँ मैं ये अच्छी तरह समझ रहा था कि इस्तगासा ने उसे गवाहों की फहरिस्त में क्यों शामिल किया था। आप भी मुलाजा कर लें, वकील इस्तगासा की जिरहा आप पर सब कुछ वाज़े कर देगी। यूनियन इंचार्ज का बयान ख़त्म हुआ तो वकील इस्तगासा सवालात के लिए आगे बढ़ा। उसने 1-2 सवालात में अपनी जिरहा ख़त्म कर दी। मसलन उसने गवाह से पूछा, अब्दुल रज़ाक साहिब, अच्छी तरह सोच कर बताएं, मुलजिम के सिलसिले में आपके पास कोई शिकायत आई थी? मेरा मतलब है मकतूला के हवाले से। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, अब्दुल रज़ाक ने जवाब दिया। मैं इस ज़मन में पुलिस को भी बता चुका हूँ और अब एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि मकतूला की वालदा ने मुझसे मुलजिम के रवैये के बारे में शिकायत की थी। यानी ये कि मुलजिम मकतूला को बुरी निगाह से देखता था और आते जाते उसे नाज़िबा अल्फाज कहता था, वकील इस्तगासा ने कहा। यूनियन इंचार्ज ने जवाब दिया, जी हाँ, कुछ इसी नौयत की शिकायत थी और मैंने मुलजिम को अच्छी तरह समझा दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो बाज नहीं आया था। इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। मकतूला की वालदा का यही ख्याल है होगा, मगर मेरे पास दोबारा कोई शिकायत नहीं आई। वकील इस्तगासा ने जिरहा ख़त्म कर दी और अपनी बारी पर जज से इजाज़त लेने के बाद मैं गवाह वाले कटहरे के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने गवाह पर जिरहा का आगाज़ करते हुए पूछा, अब्दुल रज़ाक साहिब, आपने अपने बयान में खुद को नीला मार्केट के फ्लैट नंबर 101 का रिहायशी बताया, लेकिन इससे यह वजाहत नहीं होती कि आपका फ्लैट कौन से ब्लॉक में है, ए या बी? जी, मैं 100 में रहता हूँ, यानी ब्लॉक बी, फर्स्ट फ्लोर और फ्लैट नंबर 1। बिल्कुल जनाब, वो सर हिलाते हुए बोला। हर फ्लोर पर उसके नंबर के लिहाज से फ्लैट नंबर के साथ हिंदुओं का इजाफा कर दिया जाता है। मसलन फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट नंबर 101 के इजाफे से शुरू होंगे, इसी तरह सेकंड फ्लोर के फ्लैट नंबर 200 के इजाफे से, चौथे फ्लोर के फ्लैट नंबर 400 के इजाफे से, मसलन 401, 402, 403 वगैरह वगैरह। इस वजाहत का शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहिब, मैंने कहा। अब ये भी बता दें कि क्या मैं आपको यूनियन इंचार्ज भी कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं जनाब, वो मुतदिल लहजे में बोला। जब मैं यूनियन इंचार्ज हूँ और लोग मुझे यूनियन इंचार्ज कहते भी हैं तो आपके कहने में क्या हर्ज है? शुक्रिया यूनियन इंचार्ज साहिब, मैंने कहा। फिर पूछा, आपने कब से नीला मार्केट की यूनियन इंचार्जी संभाली है? साल से, वो बोला। मुझसे पहले वालिद साहब यहाँ के यूनियन इंचार्ज थे, चंद साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है। आपको नीला मार्केट में रिहाइश इख्तियार किए कितना अरसा हुआ है? जब से इस बिल्डिंग का वजूद है, उसने जवाब दिया। हमने यहाँ फ्लैट बुक कराया है कमोबेश 20 साल पहले। आपका जरिया मुआश क्या है? मैंने कहा। कहीं कोने खुदरे में सोए हुए वकील इस्तगासा को अचानक होश आया, करारी आवाज़ में बोला, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, फाजल वकील एक गैर मुतल्लका सवाल कर रहे हैं। गवाह के जरिए मुआश का मौजूदा मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा, जनाब आली, अगर गवाह को जवाब देने में एतराज़ हो तो मैं सवाल वापस लेता हूँ। जज ने सवालिया नज़र से गवाह को देखा। यूनियन इंचार्ज ने कहा, मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब देने में कोई कबाहत नहीं है। वकील इस्तगासा अपना सा मुँह लेकर आ गया।
गवाह ने मुझे बताया कि वो एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था, ताहम उसने महकमे का नाम जाहिर करना मुनासिब न समझा। मैंने पूछा, यूनियन इंचार्ज साहिब, वकील इस्तगासा आपसे मुलजिम के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत के बारे में सवाल जवाब कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि आपकी नसीहत का उस पर क्या असर हुआ था? खासा मस्बत असर हुआ था, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मेरे ख्याल में मुलजिम एक माकूल इंसान है। उसने मुझसे वादा किया था कि आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि उसने कभी भी मकतूला से कोई लिच्चर बात नहीं की और ना ही कभी कोई बेहुदा मजाक किया। हाँ, उसने ये तस्लीम किया था कि मकतूला उसे अच्छी लगती है, इसलिए वो उसे दिलचस्पी से देखता था, गोया वो पसंदीदगी की नज़र से मकतूला को देखता था। मैंने वकील इस्तगासा की जानिब देखते हुए मानी खेज लहजे में कहा। फिर मैं गवाह की तरफ मुतवज्जा हुआ। यूनियन इंचार्ज साहिब, मुलजिम आपकी बिल्डिंग में कब से काम कर रहा है? तकरीबन 5 साल से। इस दौरान में आपने इसे कैसा पाया? मुनासिब ही पाया है। मैंने पूछा, वक़ुआ के रोज़ मुलजिम कितने बजे ड्यूटी पर आया था? इसकी ड्यूटी रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक होती है, अब्दुल रज़ाक ने बताया। वक़ुआ के रोज़ यानी हफ्ता 24 अक्टूबर को भी वो अपने मुकर्रर वक्त पर ही आया था। मैंने अगला सवाल किया, यूनियन इंचार्ज साहिब, 24 अक्टूबर को जब मकतूला हस्बे मामूल अपने घर नहीं पहुंची तो इसकी वालदा इसको देखने आपकी बिल्डिंग में आई थी। क्या आपने उसे देखा था? नहीं जनाब, मैंने उसे नहीं देखा। वो लगभग 8 बजे वहां पहुंची थी, मैंने कहा, और उसका बयान है कि उसने मुलजिम को वहां नहीं देखा था। क्या मज़कूरा वक्त पर मुलजिम बिल्डिंग में नहीं था? मेरा ख्याल है वो उस वक्त गेट पर मौजूद था, उसने जवाब दिया। मैंने कमोबेश उसी वक्त मुलजिम को गेट के करीब एक कुर्सी पर बैठे देखा था। मैंने पूछा, यूनियन इंचार्ज साहिब, जिस डक्ट में मकतूला की लाश पाई गई है उसके दरवाजे की चाबी मुलजिम के अलावा और किस किस के पास होती है? उस दरवाजे की 3 चाबियां, उसने जवाब दिया। एक मेरे पास होती है और बाकी 2 दोनों चौकीदारों के पास। मैंने चौकीदारों को इसलिए चाबियां दे रखी हैं कि अगर किसी मकीन के कपड़े या कोई और चीज़ वहां गिर जाए तो वो इसे वापस उस चीज़ के मालिक तक पहुंचा सकें। इसके अलावा हर इतवार को सुबह डक्ट की सफाई भी करवाना होती है। वैसे तो पूरी बिल्डिंग को पानी की फराहमी और उसकी सफाई मेरी जिम्मेदारी है। हर घर से स्वीपर कचरा उठाता है, लेकिन जिन मकीनों की खिड़कियां डक्ट की जानिब खुलती हैं वो कचरा उठाने की सहूलत मौजूद होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ डक्ट में फेंक देती हैं, इसलिए हर इतवार को डक्ट की सफाई भी करवाना पड़ती है। मैंने पूछा कि आपके फ्लैट की खिड़की भी डक्ट की जानिब खुलती है? मुझे सवाल का जवाब मालूम था, ताहम मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया, मेरी बाथरूम की एक छोटी खिड़की जो वेंटिलेशन के लिए वो पिछली जानिब खुलती है। पूरी खिड़कियाँ सिर्फ 2 नंबर फ्लैट वालों की खुलती हैं, हर फ्लोर का फ्लैट नंबर 2। शुक्रिया अब्दुल रज़ाक उर्फ यूनियन इंचार्ज साहब। इसके बाद मेरे 1-2 सरसरी सवालात के जवाब में उसने बताया कि वो अपार्टमेंट्स के हर रिहायशी से यूनियन चंदे के तौर पर 100 रुपया माहाना वसूल करता है। दोनों चौकीदारों को वो 2-2 हज़ार रुपये तनख्वाह देता था, स्वीपर को 1,000 रुपये। इस तरह 60 फ्लैट से जो 6,000 रुपये जमा होते थे उनमें से 5,000 तो तनख्वाहों में निकल जाते और बाकी 1,000 दीगर मामूली किस्म के अखराजात के लिए रह जाते थे। ये कोई 25-30 साल पहले की बात है। मैंने अब्दुल रज़ाक पर अपनी जरह ख़त्म की तो अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब आली, मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इजाज़त है? जज ने संजीदा लहजे में कहा। मैंने कहा, योर ऑनर, अब तक की जरह की रोशनी में ये बात सामने आई है कि नीलम आर्केड में फ्लैट नंबर 305A की रहायशी वो अफराद हैं जिन्होंने सबसे आखिर में मकतूला को जिंदा हालत में देखा था। वो उनके घर से वक़ुआ के रोज़ ठीक 6 बजे शाम काम ख़त्म करके रुखसत हुई थी, यानी मिस्टर सुबहान और उनकी बेगम इशरत जहां। मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा है कि उन लोगों को गवाही और जरह के लिए अदालत में हाजिर होने के अहकामात सादिर किए जाएं, बल्कि आइंदा पेशी पर उन्हें बुलाया जाए। मैं उनसे भी चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ। जज ने मुतल्लिका अदालती अमले को खसूसी हदायत देने के बाद इस ज़मन में इंक्वायरी अफसर और वकील इस्तगासा को भी ताकीद कर दी। इसके बाद 1 हफ्ते की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान किया। अदालत के बरामदे में अफजल खान ने मुझसे कहा, बेग साहब, आपने मुझे जो काम बताए थे वो तो मैंने कर दिए, अब आइंदा क्या हुक्म है? अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बीवी का भी काम शुरू होगा। मेरी बीवी का? उसने उलझन अमेज़ नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी बीवी का। अब वो भी तुम्हारे साथ मैदान अमल में उतरेगी। हमें उसकी मदद की अशद ज़रूरत है। वकील साहब, गुलरेज तो एक मुकम्मल घरेलू औरत है। अफजल खान ने मेरे साथ चलते हुए कहा, वो हमारी किस काम आ सकती है? उस वक्त मैं एक दूसरी अदालत में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए तसल्ली बख्श लहजे में कहा, मैं जिस किस्म की मदद चाहता हूँ वो कोई घरेलू औरत ही कर सकती है। तुमने एक मरतबा मुझे बताया था कि तुम्हारी बीवी के चंद रिश्तेदार गुलबहार में रहते हैं। गुलबहार? वो उलझ गया। मैंने कहा, मेरा मतलब है गोलीमार। हाँ, वो जल्दी से सर हिलाते हुए बोला, वहाँ उसका चाचा और चाची रहते हैं। बस तो फिर काम बन गया, मैंने पुरसोच लहजे में कहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बदस्तूर उलझा हुआ था। मैंने उसकी उलझन और परेशानी रफा करते हुए उसे तफसील से समझाया कि मैं उसकी बीवी गुलरेज से किस नौइयत का काम लेना चाहता हूँ। पूरी बात सुनने के बाद वो बोला, बेग साहब, कसम से आप तो एक वकील से ज़्यादा कोई जासूस लगती हैं, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड 007।
मैंने कहा, अफजल खान, इस दुनिया में अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए 100 पापड़ बेलना पड़ते हैं। ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। वो बोला, बेग साहब, गुलरेज अपने देवर से बहुत मोहब्बत करती है। आपने तो मालूमात हासिल करने का बहुत आसान सा काम बताया है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपकी मतलूबा मालूमात 2-3 रोज़ में आप तक पहुंच जाएंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अफजल खान। मैंने तौसीफ़ी नज़र से उसे देखा। तुम्हारे ताउन ने इस केस में पहिए लगा दिए। वो पूरे वजूद से खुश हो गया। मैं उससे रुखसती मुसाफिया करके आगे बढ़ गया। मंजर उसी अदालत का था। इसी पेशी पर सबसे पहले नीला मार्केट के स्वीपर माइकल का बयान हुआ। उसका बयान बहुत मुख्तसर था। मकतूला की लाश सबसे पहले माइकल ही ने देखी थी। वह मामूल के मुताबिक इतवार की सुबह चौकीदार असलम से डक्ट के दरवाजे की चाबी लेकर सफाई की घर से उस तरफ गया था। मोहम्मद असलम दिन की शिफ्ट का चौकीदार था, जो सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक ड्यूटी देता था। माइकल इतवार के रोज़ अपनी सफाई का आगाज़ डक्ट ही से करता, क्योंकि वहाँ हफ्ते में सिर्फ एक बार सफाई करना होती थी। इतवार 25 अक्टूबर की सुबह लगभग 9 बजे माइकल ने डक्ट का दरवाज़ा खोला तो अंदरूनी मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर असलम चौकीदार भी इमारत की अकबी सिमत डक्ट के दरवाजे की जानिब दौड़ा। फिर थोड़ी ही देर बाद पूरी बिल्डिंग में इस हौलनाक वाक़े की खबर सनसनी बनकर फैल गई। माइकल का बयान ख़त्म हुआ तो वकील इस्तगासा ने सरसरी सी जिरह के बाद उसकी जान छोड़ दी। मैं अपनी बारी पर आगे बढ़ा और सवालात का सिलसिला शुरू करते हुए बोला, मिस्टर माइकल, आप वो शख्स हैं जिसने मकतूला की लाश को सबसे पहले देखा था। ज़रा वजाहत से बताएं, उस मंजर ने आप पर क्या असर छोड़ा था? वो एक झुरझुरी लेने के बाद बोला, मैं आज भी जब उस मंजर का तस्वुर करता हूँ तो मेरे पूरे बदन में एक कपकपी सी सराहियत कर जाती है। मैं खुद को लरसते हुए महसूस करता हूँ। बाज़ों का तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। मैं उस मंजर की हौलनाकी और वहशत अंगेजी को आज तक नहीं भूल सका। हालांकि अब तो इस वाक़े को 1 साल होने को आ रहा है। मैंने पूछा, मिस्टर माइकल, वकूआ के रोज़ जब आपने सफाई की घर से डक्ट का दरवाज़ा खोला तो आपकी आंखों ने क्या देखा? एक नंगी लड़की जो बेतरतीबी से डक्ट के फर्श पर पड़ी थी। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, उसकी खोपड़ी का कचूमर निकला हुआ था और सीने पर ताज़ा जख्मों के निशानात थे। इसके अलावा भी उसके बदन पर छोटे मोटे जख्म मौजूद थे। मैंने कहा, यह मंजर देखते ही आप चीख उठे थे? उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने पूछा, आपकी चीख पर सबसे पहले चौकीदार असलम वहाँ पहुँचा था? जी हाँ। फिर आप दोनों ने क्या किया? हम बिल्डिंग के दीगर मकीनों को मुतला करने दौड़ पड़े थे। सबसे पहले आपने किसको मुतला किया? उसने बताया, हमें इमारत के अहाते में इम्तियाज़ शेख मिल गया। वो ब्लॉक ए में फ्लैट नंबर 302 में रहता है। मैं उसकी जानिब बढ़ गया और चौकीदार असलम ब्लॉक बी में यूनियन इंचार्ज की तरफ दौड़ पड़ा। आपने इम्तियाज़ शेख से क्या कहा? मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे डक्ट की सूरत हाल से आगाह किया। माइकल ने बताया, वो मुझे अपने साथ ऊपर अपने फ्लैट में ले गया और बताया कि वो कत्ल रात वाले चौकीदार नसीब खान ने किया है। फिर उसने मेरी मौजूदगी ही में अपने फ्लैट से पुलिस को फ़ोन करा के फ़ौरन मौके वारदात पर पहुंचने की दरख्वास्त की थी। मैंने अपनी जरहा ख़त्म कर दी। इम्तियाज़ शेख का नाम इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में मौजूद था और मेरी इतलात के मुताबिक वो इस्तगासा का सबसे अहम गवाह था। उसने पुलिस को गवाही देते हुए यहाँ तक बताया था कि उसने खुद अपनी आंखों से मुलजिम को डक्ट में निसफ शब के करीब कुछ फेंकते हुए देखा था। अगली गवाही दिन को शिफ्ट वाले चौकीदार मोहम्मद असलम की थी। उसका बयान माइकल के बयान से मिलता जुलता था। असलम की उम्र लगभग 28 साल रही होगी। वो एक दुबला पतला शख्स था। वकील इस्तगासा की जिरहा ख़त्म हुई तो मेरी बारी आई। मैंने चौकीदार असलम से पहला सवाल किया, असलम साहब, आपको नीला मार्केट में नौकरी करते हुए कितना अर्सा हुआ है? उसने जवाब दिया, पूरे 10 साल। मैंने उससे मकतूला की लाश के बारे में कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसके जवाबात माइकल से मुख्तलिफ ना होते। मैं ख्वामखा अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैंने असलम से पूछा, असलम साहब, मेरी इतलात के मुताबिक मुलजिम अरसे 5 साल से तुम्हारी जोड़ी में काम कर रहा है। इन 5 सालों में तुमने इसे कैसा पाया था? मुझे उससे कभी शिकायत पैदा नहीं हुई। मैंने पूछा, मुझे पता चला है कि मुलजिम मकतूला को अच्छी नज़र से नहीं देखता था और गाहे बगाहे उस पर आवाज़ें कसता रहता था। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वह तामुल करते हुए बोला, हमारे एक साथ बहुत कम वक्त गुजरता था। मैं सुबह 7 बजे जब आता था तो वो छुट्टी कर जाता था। इस तरह हमें बस 5 मिनट ही बात करने का मौका मिलता था। मैं उसकी दीगर मसरूफियात के बारे में तो नहीं जानता, ताहम ये मुझे मालूम है कि मुलजिम मकतूला को पसंद करने लगा था। वो उसे अच्छी लगती थी। मैंने पूछा, असलम साहब, क्या आप हमेशा दिन ही की शिफ्ट में चौकीदारी करते हैं? नहीं जनाब, हमारी शिफ्टें बदलती रहती हैं, असलम ने जवाब दिया। वो 1 माह दिन की ड्यूटी करते और 1 माह रात की। असलम की वजाहत ने बहुत से उलझे हुए पहलू सुलझा दिए थे। मैंने उसे पूछा, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि शिफ्ट तब्दील करते वक्त तुम दोनों की 5-10 मिनट मुख्तसर सी बात हो जाती थी। क्या वकूआ के रोज़ भी तुम्हारी मुलजिम से गुफ्तगू हुई थी? जी बिल्कुल हुई थी। तुम दोनों में क्या बातें हुई थी? वही मामूल की, असलम ने कंधे उचकाते हुए बताया। फलां बल्ब फ्यूज़ हो गया है, 405 वाले साहब की गाड़ी गैराज में गई हुई है, कल रात पानी नहीं आया, इसलिए मोटर चलाते वक्त टैंक में पानी की सतह ज़रूर चेक कर लूँ, वगैरह वगैरह। हमारे दरमियान इस किस्म की बातें अक्सर होती रहती थीं।
मैं उसे पूरे दिन के अहम किस्म के वाक़यात मुख्तसरन बताता था और वो रात के वाक़यात। जब हमारी ड्यूटीज़ के बरक्स होती तो वाक़यात का तसलसल भी उलट जाता। मैंने पूछा वकूआ के रोज़ रुखसत के वक्त मुलजिम का रवैया कैसा था? नॉर्मल ही था, खौफजदा या नर्वस तो नहीं था। मैंने ऐसी कोई बात नोट नहीं की थी। वो कितने बजे बिल्डिंग से निकल गया था? हस्बे मामूल 7:15 बजे के लगभग। मैं जिरहा ख़त्म करके जज की जाने मुड़ा और नहायत ही मुअद्दब लहजे में कहा, जनाब आली, मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त से इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर से चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ। जज ने इजाज़त देते हुए इंक्वायरी अफसर को कटहरे में आने का हुक्म दिया। मैंने गवाहों वाले कटहरे के करीब पहुंचकर सवाल किया, इंक्वायरी अफसर साहब, आपका नाम क्या है? सरफराज नकवी, उसने जवाब दिया। इंस्पेक्टर सरफराज नकवी, रैंक तो आपके कंधों से ही नज़र आ रहा है। मैंने फिर पूछा, आपको इस वाक़े की इतला कितने बजे मिली थी? तकरीबन 10 बजे सुबह, यानी 25 अक्टूबर बरोज़ इतवार को सुबह 10 बजे। दुरुस्त फरमाया आपने। मैंने कहा, नकवी साहब, आप जाए वारदात पर कितने बजे पहुंचे थे? 10:30 बजे। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। मुलजिम को आपने कितने बजे गिरफ्तार किया था? मेरा ख्याल है 11 बजे। आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जब आप पटेल पाड़ा में वाक़े मुलजिम के घर पहुंचे तो वो सो रहा था। मैंने कहा, आपने उसे जगाकर गिरफ्तार कर लिया? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। क्या मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए आप खुद गए थे? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं उस वक्त मौके की कार्रवाई निपटा रहा था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मैंने एक ASI को 2 कांस्टेबल के साथ भेजा था। मैंने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, मकतूला की लाश को आपने अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया था? आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। ओह, IO साहिब, मैंने जिरहा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसका मतलब है आपने लाश का तिब्बी मुआयना किया था? ये तो मेरे फ़राइज़ का हिस्सा अव्वल था। क्या ये सच है कि मकतूला की खोपड़ी पाश हो चुकी थी? हाँ, ये सच है, उसने कहा। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की मौत गला घोंटने से वाक़ई हुई थी। उसकी खोपड़ी को बाद में चटखाया गया था। चिटखाया नहीं बल्कि पाश किया गया था। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आपके ख्याल में ये बर्बरियत का मुजाहरा किसने किया था? ज़ाहिर है ये मुलजिम ही का कारनामा था। इंक्वायरी अफसर ने आम से लहजे में कहा। पहले उस जालिम शख्स ने उस मासूम को अपनी हवस का निशाना बनाया, फिर अफशाए राज के डर से उसकी गर्दन दबाकर उसे हलाक कर डाला। जब इस पर भी मुलजिम की तसल्ली न हुई तो उसने मकतूला की खोपड़ी का हशर ख़राब कर दिया। मैंने कहा, इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि मकतूला की गर्दन और कमर की हड्डी भी टूट चुकी थी। इलावाजी दाएं बाजू और बाएं टांग की हड्डियां भी सलामत नहीं रही थी। आपके ख्याल में ये सब कुछ मुलजिम का किया धरा था? जी हाँ, भला और ये काम कौन कर सकता था? वह ढिठाई से बोला। मैंने कहा, और मुलजिम ये काम क्यों कर सकता था? इसलिए कि वो अपने जुर्म को छुपाना चाहता था। इंक्वायरी अफसर ने दलील पेश की। मुजरिम एक जुर्म को छुपाने के लिए 100 जुर्म कर सकते हैं, जिस तरह एक दरोगो शख्स अपने एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल सकते हैं। मुलजिम ने पहले मकतूला पर मुजरिमाना हमला किया, फिर जुर्म की पर्दापोशी के लिए मकतूला का गला घोंटकर उसे मौत से हमकनार किया, और जब इस पर भी उसकी तसल्ली ना हुई तो मकतूला की हड्डी पसली कर दी। मैंने कहा, इससे तो जाहिर होता है कि मुलजिम एक जुनूनी शख्स है, उसने वैश्यानापन का मुजाहरा किया है। आप खुद ही हकीकत बयान कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने अपनी राय नहीं दी बल्कि आपसे एक सवाल किया है IO साहब, मैंने इंक्वायरी अफसर की ज़ुबान में झांकते हुए सनसनाते हुए लहजे में कहा। और आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि आपने वो आले कत्ल दरियाफ्त कर लिया है जिसकी मदद से मेरे मुवक्किल और इस मुकदमे के मुलजिम ने मकतूला की हड्डी पसलियाँ की थी? वो नदामत अमेज़ लहजे में बोला, बावजूद अनथक कोशिश के हम वो आनी हथियार तलाश करने में कामयाब ना हो सके। आपने ये फैसला कैसे किया कि मुलजिम ने किसी आनी हथियार ही से काम लेकर मकतूला का हुलिया बिगाड़ा होगा? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। जबकि आले तबाहकारी आप बरामद नहीं कर सके, ये हमारा अंदाज़ा है, उसने ढिठाई से कहा। इंशाल्लाह हम ज़रूर इस तलाश में एक दिन कामयाब हो जाएंगे। हमने अभी हिम्मत नहीं हारी। आपकी हिम्मत काबिल रश्क है। जी, क्या फरमाया आपने? वो चौंक कर बोला। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की गर्दन के निचले हिस्से पर दांतों से काटने के मुतअद्दिद निशानात पाए गए हैं और उसे बड़ी बेदर्दी से भंबोड़ा गया है। आपके ख्याल में ये भी मेरे मुवक्किल ही का कारनामा है? जी बिल्कुल, ये उसी जुनूनी के सितम का शाखसान है। मैंने उसको घिसने की खातिर कहा। इससे तो जाहिर होता है कि मुलजिम एक एबनॉर्मल शख्स है, वो जुनून में मुब्तला होकर कुछ भी कर सकता है। हाँ, उसके साबिक कारनामे तो इसी तरफ इशारा करते हैं। IO साहब, मैंने इंक्वायरी अफसर को मुखातिब करते हुए ठोस लहजे में कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और आपके चालान के मुताबिक मकतूला को मौत के घाट उतारने से कबल मुजरिमाना हमले का निशाना बनाया गया। क्या सूरत में आपका यह फ़र्ज़ नहीं बनता था कि फ़ौरन मुलजिम का तिब्बी मुआयना करवाते ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता? हमने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। इसके बरक्स आपने एक ऐनी शाद की गवाही पर एतबार करना ज़्यादा आसान समझा, जिसने वकूआ की रात मुलजिम को डक्ट का दरवाज़ा खोलकर अंदर कुछ फेंकते हुए देखा था। मेरा इशारा इस्तगासा के गवाह इम्तियाज़ शेख की तरफ था, जिसकी अभी गवाही नहीं हुई थी। शायद इस्तगासा ने उसे सबसे आखिर के लिए बचा रखा था। तफ्तीशी अफसर ने कहा, हम ऐनी शाद की गवाही को बहुत अहमियत देते हैं। नकवी साहब, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा।
आप ये बात तस्लीम कर चुके हैं और आप चालान में तहरीरी तौर पर दर्ज कर चुके हैं कि मकतूला की गर्दन के निचले हिस्से पर मुलजिम के दांतों से काटने के निशान मौजूद थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इसी जानिब इशारा करती है। ऐसी सूरत में आपको चाहिए था कि किसी माहिर से इन जख्मों और मुलजिम के दांतों का मुआवजा करवाते ताकि सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाती। इंक्वायरी अफसर बगलें झांकने लगा। मैंने तफ्तीशी अफसर पर सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, इंस्पेक्टर सरफराज नकवी साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया कि मकतूला की मौत उसका गला घोंटने से वाक़ई हुई है। नीज़ इस अमर पर भी रोशनी डाली गई है कि मकतूला की गर्दन पर दाएं जानिब कान से ज़रा नीचे अंगूठे के दबाव के आसार पाए गए थे। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि मकतूला की गर्दन पर कातिल के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। क्या आपने मेरे मौक्किल के फिंगरप्रिंट्स का मकतूला की गर्दन पर पाए जाने वाली उंगलियों के निशानात से मुआवजा किया था? यकीनन नहीं किया था। एक लम्हे को रुककर मैंने ड्रामाई लहजे में कहा, अगर किया होता तो मुकदमे की फाइल में फिंगरप्रिंट्स के मुआवजे की रिपोर्ट मौजूद होती। आइयो की हालत देखने वाली थी। वो अंदर ही अंदर पेचोताब खा रहा था, ताहम वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। हालांकि उसके बस में होता तो वो मेरा मुंह तोड़ देता। उसके चेहरे के तासुरात से तो यही लगता था। मैंने जिरहा ख़त्म कर दी तो जज निगाह झुकाकर अपने सामने फैले हुए कागजात का जायज़ा लेने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने सर उठाकर पेशकार की जानिब देखा और पूछा, वो फ्लैट नंबर 305A के मकीन गवाही के लिए आए हुए हैं? जी वो मौजूद हैं, पेशकार ने जवाब दिया। जज ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, बेग साहब, आप इन लोगों से कोई अहम सवाल करना चाहते हैं? यस योर ऑनर। मेरे जवाब के बाद जज के हुक्म पर दोनों मियाँ बीवी को कमरे के अंदर बुला लिया गया। वाज़ेह रहे कि अदालत के कमरे में एक वक्त में सिर्फ एक गवाह को बयान और जिरह के लिए बुलाया जाता है ताकि उसके बयान से किसी दूसरे गवाह का बयान मुतासिर न हो। मिस्टर सुबहान और उसकी बेगम इशरत जहां एक साथ कमरे में दाखिल हुए, ताहम कटहरे में सिर्फ मिसेस सुबहान पहुंची थी, क्योंकि गवाही उसी को देनी थी जिस वक्त मकतूला उनके घर में वकुआ के रोज़ काम कर रही थी। मिस्टर सुबहान अपने दफ्तर में थे, इसलिए उनसे कोई सवाल नहीं किया जा सकता था। मैंने कटहरे में खड़ी इशरत जहां को मुखातिब करते हुए पहला सवाल किया, इशरत जहां साहिबा, मकतूला फौजिया आपके घर में क्या काम करने आती थी? हम उससे 2 काम करवाते थे, इशरत जहां ने बताया, बर्तनों की धुलाई, सफाई और कपड़ों की धुलाई। वो इन कामों के लिए अमूमन आपके घर कितने बजे आ जाती थी? लगभग 5 बजे। और उसकी रवानगी कब होती थी? कम बेश 6 बजे। इसका मतलब है वो दोनों काम 1 घंटे में निपटा देती थी? जी हाँ, अमूमन ऐसे ही होता था। क्या वकुआ के रोज़ भी ऐसा ही हुआ था? इशरत जहां का जवाब असबात में था। मैंने पूछा, इसका मतलब है मकतूला वकुआ के रोज़ 6 बजे आपके घर से रुखसत हो गई थी? उसने एक मरतबा फिर असबात में जवाब दिया। मैंने पूछा, आपके ख्याल में मकतूला आपके घर से निकलकर सीधी अपने घर गई थी? इस बारे में मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकती, इशरत जहां ने जवाब दिया। मैं उस वक्त किचन में थी और मैंने बाहर कॉरिडोर में खुलने वाली किचन की खिड़की से देखा था कि फौजिया ने मेरे घर से निकलने के बाद सामने वाले घर की घंटी बजाई थी, यानी 302 वाले फ्लैट की घंटी। जी हाँ, आपका हिसाब दुरुस्त है। मैंने पूछा, क्या मकतूला वहाँ भी काम करती थी? जी हाँ, वो उस घर में सिर्फ कपड़े धोने जाती थी। आपके घर से फारिग होने के बाद? नहीं, वो बोली, बल्कि वहाँ से फारिग होने के बाद वो हमारे यहाँ आती थी। फिर वो आपके घर से फारिग होने के बाद वहाँ की घंटी क्यों बजा रही थी? वो बेजारी से बोली, ये तो आप उसी से जाकर पूछें। मैं भला उससे जाकर कैसे पूछ सकता हूँ? वो तो 1 साल कबल मनो मिट्टी ओढ़कर सो गई थी। मैंने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए पूछा, इशरत जहां साहिबा, वकुआ के रोज़ मकतूला की माँ सुल्ताना बेगम उसका पता करने कितने बजे आपके पास आई थी? वो 8 बजे आई थी और फ़ौरन ही वापस चली गई थी? जी हाँ, वो खासी परेशान थी। मैंने मजीद चंद सवालात करने के बाद जिरहा ख़त्म कर दी। जज ने 1 हफ्ते बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी तो मैंने कहा, जनाब आली, इस्तगासा का सिर्फ एक गवाह बाकी बचा है। वकील इस्तगासा को ताकीद की जाए कि आंदा पेशी पर वो उसकी गवाही करवा दें ताकि मुलजिम के बयान के बाद सफाई और दलाइल का सिलसिला शुरू हो सके। जज खुद इस मुकदमे को जल्द अज जल्द किसी नतीजे तक पहुंचाना चाहता था। चुनाचे उसने मेरे हस्बे मंशा इस्तगासा को हदायत जारी कर दी। उस रोज़ मुलजिम का बड़ा भाई अफसल खान किसी खासुल खास मसरूफियत के बायस अदालत नहीं आ सका था, लेकिन शाम को वह मेरे दफ्तर में मौजूद था। मैंने उसकी बीवी के ज़िम्मे जो काम लगाया था वो उसने बखूबी अंजाम दे दिया। मैंने अफजल को आज की अदालती रुदात के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ। जज्बाती लहजे में बोला, बेग साहब, आप तो बहुत तेज़ रफ्तारी से मंजिल की जानिब गामज़न हैं। मैंने कहा, इस कामयाबी में हमारी मुश्तरका कोशिशें कार फरमाएं, खसूसन गुलरेज के ताउन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक लम्हे को रुककर मैंने मजीद पूछा, भाई तुम्हारी बीवी के करने के लिए तो एक और काम निकला है, लेकिन ये काम आइंदा पेशी से पहले पहले हो जाना चाहिए। इस काम का ताल्लुक नीला मार्केट से है और इस मिशन में तुम मियाँ बीवी दोनों हिस्सा लोगे। वह सवालिया मगर वलवला अंगेज नज़र से मुझे देखने लगा। ज़रा तफसीलात तो बताएं बेग साहब। मैंने मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में गर्ज़ व गायत बयान करने के बाद कहा, यह काम बहुत होशियारी से होना चाहिए अफसल खान। आप फिक्र ही ना करें जनाब। आज जिस तरह अफसल खान ने गुलबहार वाले काम से मुतल्लिक इंकशाफ अंगेज़ मालूमात मुझ तक पहुँचाई थी, मुझे उम्मीद थी कि मौजूदा जिम्मेदारी पूरी करने में भी वो इसी तरह कामरान रहेगा।
इंसान खुलूस नीयत से अगर मस्बत अंदाज में कोशिश करे तो कामयाबी ज़रूर उसकी कदम बोसी करती है। मुसम्मी इम्तियाज़ शेख सन ऑफ इफ्तिखार शेख, साकन फ्लैट नंबर 302A, नीला मार्केट, कराची। बाकायमी होशो हवास ये बयान देता हूँ कि इस्तगासा के सबसे अहम और आखिरी गवाह इम्तियाज़ शेख ने हलफ उठाने के बाद अपना तवील बयान रिकॉर्ड करवाया जो पुलिस के दिए हुए बयान की हूबहू कॉपी था। उसके बयान का खुलासा कुछ यूँ बनता था। वकूआ की रात 24 और 25 अक्टूबर की दरमियानी शब इम्तियाज़ शेख अपने फ्लैट में टीवी देख रहा था कि उसने नीचे डक्ट में कुछ पुरस्रार आवाज़ें सुनी। वो खिड़की में बने हुए मुखले में से झांकने लगा। उसी वक्त उसने डक्ट के दरवाजे में शबीना ड्यूटी वाले चौकीदार नसीब खान की झलक देखी जो दरवाज़ा बंद कर रहा था। जब नसीम खान उसकी नज़र से ओझल हो गया तो वो दोबारा आकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो इस वाक़े को भूल गया, लेकिन दूसरी सुबह जब उसे मालूम हुआ कि डक्ट में किसी लड़की की लाश मिली है तो रात वाला वाक़या उसके जहन में ताज़ा हो गया। उसे 100% यकीन था कि रात चौकीदार नसीब खान ने इसी मकतूल लड़की की लाश डक्ट में फेंकी थी। पुलिस और इस्तगासा के लिए इम्तियाज़ शेख रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था और पूरा केस इसी पर बेस करता था। अब मुझे इस्तगासा के उस अहम गवाह पर जिरहा करना थी। वकील इस्तगासा जब घुमा फिरा कर मुख्तलिफ सवालात कर चुका और उसने अपनी जिरहा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया तो मैंने जज की इजाज़त पाकर गवाह की आंखों में आंखें डालकर सिलसिला सवालात का आगाज़ किया। इम्तियाज़ शेख साहब, अगर मैं आपको सिर्फ शेख साहब कहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मुझे अक्सर लोग शेख साहब ही कहते हैं, वो बोला। मैंने पूछा, शेख साहब, आपने पुलिस को और फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने ये बयान दिया है कि वकूआ की रात आपने डक्ट की तरफ से कुछ पुरस्रार आवाज़ें सुनी थी? जी हाँ, मेरा यही बयान है। आप उन पुरस्रार आवाज़ों की वजाहत करेंगे? वो गड़बड़ा गया, फिर बोला, उन आवाज़ों से मेरी मुराद एक अजीब सी आवाज़ थी। अच्छा चलो, मान लिया कि कोई अजीब सी आवाज़ आपके नज़दीक पुरस्रार आवाज़ों में शुमार होती है। मैंने गर्दन झटकते हुए कहा, आप ज़रा मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने उस अजीब आवाज़ की तशरीही कर दें तो ऐन नवाजिश होगी। वो थूक निकलते हुए बोला, वो किसी चीज़ की फेंकने की आवाज़ थी, जैसे कोई बोरी या बोरी नुमा चीज़ फेंकी जाए। शेख साहब, आपके बयान के मुताबिक आप उस आवाज़ पर चौंके और सूरत हाल जानने के लिए डक्ट में झांकने लगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक, वो सादा लहजे में बोला। फिर आपने वहाँ क्या देखा? मैंने जो कुछ देखा वो अपने बयान में बता चुका हूँ, वह कदरे बेजारी से बोला। मैंने कहा, शेख साहब, अगर कोई हर्ज ना हो तो एक मरतबा मुझे भी बता दें। एक ही बात को मैं कितनी मरतबा दोहराऊं? वह झुंझला गया। जज ने कहा, मिस्टर इम्तियाज़ अली, वकील साहब जो कुछ पूछ रहे हैं वो बताओ। तुम इनके सवालात के जवाब देने के पाबंद हो क्योंकि तुम इस वक्त एक गवाह की हैसियत से कटहरे में मौजूद हो। इम्तियाज़ शेख ने नापसंदीदा नज़र से मुझे देखा और बोला, मैंने जब डक्ट में झांका तो वहाँ मुझे शबीना ड्यूटी वाले चौकीदार नसीब खान की झलक दिखाई दी थी। वो वहाँ क्या कर रहा था? डक्ट का दरवाज़ा बंद करके जा रहा था। और सुबह जब आपको मालूम हुआ कि डक्ट के अंदर से एक बरहना लड़की की लाश मिली है तो आपने फ़र्ज़ कर लिया कि रात आपने जो किसी बोरी नुमा चीज़ के फेंके जाने की आवाज़ सुनी थी वह दरअसल मकतूल लड़की के फेंके जाने की आवाज़ थी, जिसे आपने पहले पुरस्रार आवाज़ों के तौर पर महसूस किया और बाद में एक अजीब सी आवाज़ के तौर पर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही मेरे महसूसात थे। और आपको ये भी यकीन हो गया कि वो लाश मुलजिम नसीब खान ने डक्ट के अंदर फेंकी थी? मैंने तीखे लहजे में पूछा। हाँ, वो तेज़ लहजे में बोला, मैंने मुलजिम को वहाँ देखा था। लाश फेंकते हुए देखा था? नहीं, उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। वो लाश फेंक कर वापस जा रहा था। इसका मतलब है आपने उसे बाकायदा लाश वहाँ फेंकते हुए नहीं देखा था? ये बेकायदा और बाकायदा का तो मुझे पता नहीं, वो उलझन आमेज़ लहजे में बोला। मैंने बस उसे वहाँ देखा था। अगर वो लाश फेंक कर नहीं जा रहा था फिर आधी रात को वहाँ क्या कर रहा था? जज ने दोबारा उसे डांटा। मिस्टर इम्तियाज़, आप सवाल न करें बल्कि वकील साहब के सवाल का जवाब दें। गवाह इमदाद तलब नज़रों से वकील इस्तगासा को देखने लगा। वह फ़ौरन उसकी दस्तगीरी को लपका। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, उसने तेज़ आवाज़ में कहा। मेरे फाजिल दोस्त बार बार लाश के फेंके जाने का जिक्र करके मुअज़्ज़ज़ गवाह को उलझा रहे हैं। हालांकि गवाह उन्हें बता चुका है कि उसने कोई बोरी नुमा चीज़ फेंके जाने की आवाज़ सुनी थी और मुलजिम को वहाँ से जाते हुए देखा था। इसका एक ही मंतकी नतीजा निकलता था कि मुलजिम वहाँ कुछ फेंक कर जा रहा था। गवाह ने भी यही नतीजा अखज़ किया था। वकील इस्तगासा ने एक बेमकसद वजाहत की थी। जब उसने अपनी बात ख़त्म की तो उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उसे खुद ना अंदाज़ा हो कि वो आखिर क्या कहना चाह रहा था। मैंने गवाह को दूसरे ज़ाविये से घिसना शुरू किया। शेख साहब, आपका ज़रिया मुआश क्या है? मुझे एतराज़ है जनाब आली, वकील इस्तगासा ने उछल कर कहा। वकील सफ़ाई एक गैर मुतल्लिक सवाल पूछ रहे हैं। जज ने मुझसे कहा, बेग साहब, आप अपने सवालों को केस तक महदूद रखें। ऑल राइट योर ऑनर, मैंने सर को हल्का सा खम देते हुए कहा। फिर गवाह की जाने मुड़ते हुए पूछा, शेख साहब, आपने अपने बयान में बताया कि वकूआ के रोज़ आप अपने घर में टीवी देख रहे थे जब आपने वो पुरस्रार आवाज़ें बाल्फाज़ दीगर एक अजीब सी आवाज़ सुनी थी, किसी बोरी नुमा चीज़ के फेंके जाने की। इतना कहकर मैं रुका। इम्तियाज़ शेख के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया और पूछा, शेख साहब,
आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या उस वक्त आप घर में अकेले थे? जी हाँ, मैं उस वक्त घर में अकेला ही था। अगर वकील इस्तगासा को कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप शादीशुदा हैं या? मैंने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़कर वकील इस्तगासा की जानिब देखा। वो मुझे ऐसी नज़र से घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। वह मुसलसल मुझे कीना तोज़ अंदाज में देखता रहा मगर मुंह से कुछ ना बोला। इम्तियाज़ शेख ने फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं आपके इस सवाल का जवाब भी दूंगा और इस सवाल का भी जिसका जवाब आपको नहीं मिल सका। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ़ से उसने बताया, मैं एक प्राइवेट फर्म में बाहसियत अकाउंटेंट काम करता हूँ और यह कि मैं शादीशुदा हूँ और 3 साल बच्ची का बाप भी हूँ। इसके बावजूद भी आप वकूआ की रात घर में अकेले थे। मैंने तेज़ लहजे में कहा, कि आपके बीवी बच्चे कहीं गए हुए थे? जी हाँ, मेरी बीवी परवीन कौसर छोटी बच्ची सोनिया के हमरा अपनी अम्मी के यहाँ रन छोड़ लाइन गई हुई थी। ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा। फिर पूछा, शेख साहब, जब आपने डक की जानिब से वो अजीब सी आवाज़ सुनी थी उस वक्त रात का क्या बजा था? वो जल्दी से बोला, उस वक्त रात का 1 बजा था। आप इतना एक्यूरेट टाइम बता रहे हैं? मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है आपने उस वक्त ज़रूर घड़ी देखी होगी। जी हाँ, मैंने वॉल क्लॉक में वक्त देखा था। उस ज़माने में केबल नेटवर्क और डिश एंटीना वगैरह मुतारिफ नहीं हुआ था और ना ही मुकामी तौर पर STN की नशरियात का आगाज़ हुआ था। मैंने इन नुकात को जहन में रखते हुए इस्तगासा के गवाह इम्तियाज़ शेख से सवाल किया, तो उस वक्त जनाब टीवी देख रहे थे और रात का 1 बज चुका था। क्या आप मुअज़्ज़ज़ अदालत को ये बताना पसंद करेंगे कि रात के 1 बजे कौन सा प्रोग्राम टीवी पर दिखाया जा रहा था? PTV अमूमन 11:30 या 11:45 या हद 12 बजे तक अपनी नशरियात बंद कर देता था। गवाह ने मेरे सवाल पर तहकीन आमेज़ नज़र से मुझे देखा और फ़ख्रिया लहजे में बोला, मैं उस वक्त अपना पसंदीदा खेल क्रिकेट देख रहा था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान बड़ा सनसनीखेज़ वनडे खेला जा रहा था। रात के 1 बजे ये मैच कहाँ हो रहा था? मैंने पूछा। इम्तियाज़ शेख ने एक मरतबा फिर मुझे मज़का उड़ाने वाली नज़र से देखा और जवाब दिया, जनाब वकील साहब, ये मैच वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था। उसका जवाब वज़नदार था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के म्यारी वक्त में पूरे 9 घंटे का फ़र्क है। इंतहाई मगरिब में वाक़ होने के बाइस वेस्ट इंडीज़ का टाइम हमसे 9 घंटे पीछे है। यानी जब वकूआ की रात गवाह इम्तियाज़ शेख 1 बजे टीवी पर वेस्ट इंडीज़ में खेला जाने वाला मैच देख रहा था तो उस वक्त वहाँ वेस्ट इंडीज़ में शाम के 4 बजे होंगे। गुज़िश्ता शाम की जो पाकिस्तान में गुजर चुकी थी, उस हिसाब से जब पाकिस्तान में 25 अक्टूबर का एक सुबह का बजा था तो वेस्ट इंडीज़ में 24 अक्टूबर शाम के 4 बजे होंगे। जोग्राफियाई एतबार से वेस्ट इंडीज़ 2 बर्रे आज़मों के दरमियान कैरेबियन सी में वाक़ है। मैंने कटहरे में खड़े होकर इम्तियाज़ से सवाल किया, शेख साहब, वो मैच कितने बजे ख़त्म हुआ था? रात 3 बजे, यानी वेस्ट इंडीज़ में लगभग शाम 6 बजे। ये हिसाब आप खुद लगाते फिरें, वो खुश्क लहजे में बोला। मैंने मैच की इख्तितामी तकरीब भी देखी थी। मैच तो 3 बजे से थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हो गया था। मैंने पूछा, शेख साहब, आपने जिस तरह रात भर जाग कर वो मैच देखा था उससे क्रिकेट से आपके गहरे दिली लगाव का पता चलता है। क्या आप खुद भी क्रिकेट खेलते रहे? वो सीना फुलाते हुए बोला, बिल्कुल, मैं स्कूल और कॉलेज की टीमों में बाकायदा क्रिकेट खेल चुका हूँ। उसके जवाब देने के अंदाज से मुझे शक गुजरा। मैंने इत्मीनान के लिए सवाल किया, शेख साहब, स्कूल या कॉलेज की टीम में आप किस हैसियत से खेलते थे? बहुत अच्छी हैसियत थी मेरी, वो जल्दी से बोला। शायद आप मेरे सवाल का मतलब नहीं समझे। मैंने कहा, मेरे पूछने का मकसद ये था कि आप बहैसियत बैट्समैन या बाउलर या विकेट कीपर थे? मैं हर हैसियत में बहुत उम्दा खेल पेश करता था। गोया आप ऑलराउंडर थे? जी बिल्कुल। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो सरासर दुरोगोई से काम ले रहा था। मैंने सबके सामने उसके झूठ का पोल खोलने के इरादे से सवाल किया, इम्तियाज़ साहब, जब कोई बैट्समैन स्क्वायर कट खेलता है तो अमूमन किस पोजीशन का फील्डर गेंद को रोकने की कोशिश करता है? वो जल्दी से बोला, फर्स्ट स्लिप का फील्डर। वेल डन, मैंने ताली बजाते हुए कहा। आप नहायत ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं शेख साहब। जज ने उलझी हुई नज़र से मुझे देखा और कहा, बेग साहब, क्रिकेट के बारे में मेरी टेक्निकल मालूमात बहुत कम है। आप अपने सवाल और गवाह के जवाब की तशरीह करें। मैंने हाजरीन पर एक निगाह डालते हुए कहा, अदालत के कमरे में कोई क्रिकेट का खिलाड़ी मौजूद है? एक नौजवान उठकर खड़ा हो गया। वो किसी लॉ कॉलेज में कानून का स्टूडेंट था और अपनी मालूमात और तजुर्बे में इजाफे की खातिर अक्सर अदालत के कमरे में आ बैठता था। उसे क्रिकेट से भी गहरा शगफ था, इसीलिए मेरे सवाल के जवाब पर वो खड़ा हो गया। मैंने उस नौजवान से पूछा, आप सिर्फ इतना बताएं कि गवाह ने मेरे सवाल का जवाब गलत दिया या दुरुस्त? एब्सोल्युटली रॉन्ग सर। थैंक यू, आप बैठ सकते हैं, मैंने उस नौजवान से कहा। फिर जज को मुखातिब करते हुए बताया, योर ऑनर, गवाह ने मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने खुला झूठ बोला है। ये क्रिकेट की अबजद से भी वाकिफ़ नहीं है। वकील इस्तगासा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने सटपटाए हुए अंदाज में कहा, जनाब आली, मुअज़्ज़ज़ अदालत में ज़ेर समात मुकदमे का क्रिकेट के खेल से क्या ताल्लुक़ है? जज ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, बेग साहब, आप इस ताल्लुक़ की वजाहत करें। मैंने खंकार कर गला साफ किया, फिर अपना रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहना शुरू किया, योर ऑनर, क्रिकेट और इस मुकदमे के बीच ताल्लुक़ इस्तगासा का गवाह इम्तियाज़ शेख है, जो सच बोलने का हलफ उठाने के बाद भरी अदालत में दुरोगोई से काम ले रहा है। लिहाजा
वो गवाही के म्यार पर पूरा नहीं उतरता। जो शख्स मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने बबांगे दोहल एक झूठ बोल सकता है, उससे मजीद झूठ की तवक्को भी की जा सकती है। फिर मैंने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए कहा, कुछ आया आपकी समझ शरीफ में? वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। पांव पटक कर बोला, ऐसा क्या झूठ बोल दिया मेरे गवाह ने? जरा मैं भी तो सुनूं। बसद शौक, मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, जिसने जलती पर तेल का काम दिखाया। वकील मुखालिफ ने तंजिया लहजे में कहा, इरशाद। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरे फाजल दोस्त, आपके गवाह ने खुद को क्रिकेट का मुस्तनिद खिलाड़ी बताकर सरीहन झूठ बोला है, जबकि वो इस खेल की ABC से भी वाकिफ नहीं। एक लम्हे को रुककर मैंने कहना शुरू किया, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जब कोई बैट्समैन स्क्वायर कट खेलता है तो वो गेंद पर इस तरह स्ट्रोक लगाता है कि वो पिच से ऑफ साइड में 90 दर्जे का जाविया बनाती हुई बाउंड्री की जानिब दौड़ लगाती है। इस गेंद को अमूमन गली की पोजीशन में खड़ा फील्डर रोकने की कोशिश करता है, ना कि फर्स्ट स्लिप का फील्डर। फर्स्ट स्लिप का फील्डर तो सिर्फ उन गेंदों को रोकता है जो पिच से कमोबेश 165 दर्जे से लेकर 175 दर्जे तक का जाविया बनाते हुए निकलती हैं। जनाब आली, बेग साहब ख्वामखा क्रिकेट की तफसील में मुअज़्ज़ज़ अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वकील इस्तगासा ने बरहमी से कहा, इन्हें ऐसे हरबों से बाज रहने की तलकीन की जाए। बेग साहब, गवाह का झूठ अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुका है। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, आप क्रिकेट की दुनिया से निकलकर इस मुकदमे पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपनी जिरहा जारी रखें। मैं जज के हस्बे हदायत गवाह इम्तियाज़ शेख की जाने मुतवज्जा हो गया। शेख साहब, जुज़वी तौर पर मैच का जिक्र करते हुए आपसे मेरा सवाल यह है कि वो कुआ की रात आप मैच देखकर लगभग 3 बजे फारिग हुए थे, ये बताएं आप कितने बजे तक सो गए थे? उसने जवाब दिया, शायद 5 बजे तक। 25 अक्टूबर की सुबह कितने बजे आपकी आंख खुली थी? मैं खासी देर तक सोता रहा। मसलन कितने बजे तक? शायद 11 बजे तक। हेयर इज़ दी पॉइंट योर ऑनर, मैंने अपनी फाइलों पर हाथ मारते हुए कहा। वाक़यात और शवाहिद के मुताबिक जब लाश दरियाफ्त हुई तो खाकरोब और चौकीदार असलम बिल्डिंग के मकीनों को इतला देने के लिए दौड़ पड़े। मोहम्मद असलम चौकीदार ने यूनियन इंचार्ज के फ्लैट का रुख किया था, जबकि गवाह इम्तियाज़ शेख इमारत के हाथे में खाकरोब माइकल से टकरा गया था। उसकी ज़ुबानी माइकल को मालूम हुआ था कि डक्ट से मिलने वाली लाश का कातिल नसीब खान चौकीदार है। यही नहीं, बाद अज़ां गवाह ने अपने फ्लैट के फ़ोन से पुलिस को इस वाक़े की इतला भी दी थी, जिसकी तस्दीक इंक्वायरी अफसर कर चुका है। और अब गवाह का कहना यह है कि 25 अक्टूबर की सुबह वो 11 बजे सोकर उठा था। हालांकि 11 बजे अच्छी खासी दोपहर हो जाती है। ये गवाह की खुली दरोगोई नहीं तो और क्या है। तीर कमान से निकल चुका था। इम्तियाज़ शेख को अपनी गलती का एहसास तो हो गया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। जज ने नागवार नज़र से गवाह को घूर कर देखा और सख्त लहजे में पूछा, मिस्टर शेख, तुम्हारा कौन सा बयान दुरुस्त है? 11 बजे सोकर उठने वाला या 9 बजे से पहले बेदार होने वाला? ये 9 बजे से पहले का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुमने कमोबेश 9:15 या 9:30 बजे माइकल से मुलाकात की थी। इसके बाद मुसद्दिका तौर पर तुमने अपने फ्लैट से पुलिस को फ़ोन किया था। पुलिस के मुताबिक उन्हें इस वारदात की इतला 10 बजे दी गई। अगर 10-15 मिनट के फ़र्क को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो भी तुम्हें 9 बजे तक तो बेदार हो ही चुकना था। अब तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, जनाब आली, मैं वकुआ के रोज़ लगभग 9 बजे ही बेदार हो गया था। 11 बजे वाली बात को मैं वापस लेता हूँ। पता नहीं किस रो में ये मेरे मुंह से निकल गई। मैंने कहा, तेज़रो एक्सप्रेस में। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में बोला, आप ये एक्सप्रेस का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा, शेख साहब, आपके सामने वाले फ्लैट नंबर 305 में रहने वाली इशरत जहां का कहना है कि 24 अक्टूबर की शाम 6 बजे मकतूला आपकी फ्लैट की घंटी बजा रही थी। आप इस सिलसिले में क्या कहती हैं? इशरत जहां ने कोई ख्वाब देख लिया होगा, वो बेपरवाही से बोला। मैंने अपनी जिरहा को इख्तितामी मरहले में दाखिल कर दिया। शेख साहब, आपके फ्लैट की तरह और कितने फ्लैटों की खिड़कियां डक्ट में खुलती हैं? 5 ब्लॉक ए के और 5 ब्लॉक बी के, और ये सब 2 नंबर के फ्लैट हैं। मैंने कहा, जैसे आपका फ्लैट नंबर 302, फ्लैट नंबर 2, फ्लोर नंबर 3। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। मैंने पूछा, शेख साहब, ज़रा सोच कर बताएं, वकुआ की रात उन 10 फ्लैटों में से कौन कौन सा आबाद था? मुझे सिर्फ अपने फ्लैट का इल्म है। वो उलझन आमेज़ नज़र से मुझे देखते हुए बोला, दूसरों के फ्लैटों का मैंने ठेका नहीं ले रखा। मैं बताता हूँ। मैंने अफजल खान और उसकी बेगम से हासिल शुदा मालूमात की रोशनी में कहना शुरू किया, शेख साहब, वकुआ की रात आपके ब्लॉक का फ्लैट नंबर 402 खाली था। वो 2 माह से खाली है। फ्लैट नंबर 302 यानी आपका फ्लैट आबाद था, जहां आप अपने मनपसंद खेल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। फ्लैट नंबर 202 के मकीन वकुआ से 2 रोज़ कबल 1 माह के लिए अपने अजीज़ों से मिलने पंजाब गए हुए थे। फ्लैट नंबर 102 में रहने वाला जोड़ा भी गैर मौजूद था। शौहर अपनी बीवी के साथ वीकेंड मनाने अपने ससुराल वाक़े महमूदाबाद गया था। फ्लैट नंबर 2 में रहने वाली औरत अपने बच्चों के साथ अपनी अम्मी के फ्लैट नंबर 404 बी में गई हुई थी। अब ब्लॉक बी की बात हो जाए। फ्लैट नंबर 2 1 हफ्ते से बंद पड़ा हुआ था। फ्लैट नंबर 102 वाली औरत डिलीवरी के लिए मैटरनिटी होम में दाखिल थी। मियाँ भी तीमारदारी के लिए उसके पास था। फ्लैट नंबर 202 वाले मियाँ बीवी अपने 2 दर्द बच्चों के साथ 3 रोज़ के लिए सखर गए हुए थे। गोया वो फ्लैट भी बंद था। इसके बाद फ्लैट नंबर 302 आता है।
यानी जिसकी खिड़की आपके फ्लैट के सामने खुलती है। मज़कूरा फ्लैट में एक बीवी अपनी बच्चियों के साथ रहती हैं और वो लोग ज़रा जल्दी सोने के आदी हैं। फ्लैट नंबर 402 बराए फ़रोख्त के बोर्ड के साथ खाली पड़ा है। एक लम्हे को रुककर मैंने सांस दुरुस्त की, फिर बात जारी रखते हुए कहा, शेख साहब क्या इत्तफाक है कि वकूआ की रात मज़कूरा 10 फ्लैटों में से सिर्फ 2 आबाद थे। अव्वल फ्लैट नंबर 302 बी, जहाँ मफलूज बेवा खातून अपनी बच्चियों के साथ रात 1 बजे गहरी नींद के मज़े लूट रही थी, और दोम फ्लैट नंबर 302 ए, जहाँ आप अपने फेवरेट गेम से महजूज हो रहे थे। इम्तियाज़ शेख ने हैरत से आंखें फाड़कर मुझे देखा और बोला, तो आप लोगों के घरों में झांकने का काम भी करते हैं? मैंने उसके तबसरे का बुरा नहीं मनाया। जज ने मुझसे पूछा, और कोई सवाल करना चाहते हैं बेग साहब? मुझे और कुछ नहीं पूछना योर ऑनर, मैंने अपनी मखसूस नशिस्त की जानिब बढ़ते हुए कहा। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। अगली पेशी पर वकील इस्तगासा ने इस मुकदमे के मुलजिम और मेरे मौक्किल को जिरहा की चक्की में पीसने की पूरी कोशिश की और पूरे 2 घंटे कड़े तेवरों, बिगड़े लहजों और टेढ़े जावियों से घिसने, मांझने और रगड़ने की कोशिश करता रहा, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। मेरे मौक्किल ने कहा, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इसका अहद निभाते हुए रास्तगोई का सहारा लिया और सच को आँच नहीं के मिस्ताक इस इम्तिहान से बासानी सुरखरू हो गया। वकील इस्तगासा उससे एक भी ऐसी गलती ना करवा सका जो बाद अज़ां उसके खिलाफ इस्तेमाल होती। वकील इस्तगासा की जिरहा ख़त्म हुई तो जज ने मुझसे कहा, बेग साहब आप अपने मौक्किल से सवालात करेंगे या अदालत बर्खास्त कर दी जाए? आपने सफाई के गवाहों की फहरिस्त दायर नहीं की, आइंदा आपका क्या इरादा है? मैंने गला साफ करते हुए कहा, जनाब आली, आइंदा पेशी पर मैं इंशाल्लाह दलाइल के ज़रिए अपने मौक्किल को बेगुनाह साबित कर दूंगा और अगर कोई गवाही नागुज़ीर हुई तो उसका अभी इंतज़ाम कर लूँगा। आप अगली तारीख ज़रा नज़दीक ही रखें। अब इस केस को जल्द अज जल्द किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाना चाहिए। जज ने 5 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मैंने अपनी जगह से उठकर कहा, योर ऑनर, केस के इस फाइनल स्टेज पर मैं अदालत से एक इस्तदा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है अदालत मेरी गुजारिश पर ज़रूर गौर करेगी। आप क्या कहना चाहते हैं बेग साहब? सिर्फ ये जनाब आली के आइंदा पेशी पर इस्तगासा के तमाम गवाहों को अदालत में मौजूद होना चाहिए। मैं दरअसल कुछ अहम इंकशाफात करने वाला हूँ। जज ने मेरे संजीदा लहजे पर भवें उचकाते और होंठ सुकेरते हुए वकील इस्तगासा की जानिब सवालिया नज़र से देखा और पूछा, वकील साहब आप ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं? वकील इस्तगासा हत्थे से उखड़ गया, ये मुमकिन नहीं है जनाब। मैं इतने लोगों को सिर्फ 5 दिन की मोहलत में कैसे अरेंज कर सकता हूँ? इसके लिए तो कम अज़ कम 15 रोज़ दरकार होंगे। जज ने मेरी जानिब देखा। मैंने कहा, जनाब आली, मैं अपनी दरख्वास्त को ज़रा हल्का कर देता हूँ। फिर मैंने एक लम्हे को रुककर कुछ सोचा और कहा, जनाब आली, आइंदा पेशी पर दलाइल का मरहला होगा। मकतूला की वालदा सुल्ताना बेगम, जो इस्तगासा की गवाह भी हैं, हर पेशी पर बाकायदगी से अदालत में हाज़िरी दे रही हैं। आइंदा पेशी पर भी यकीनन मौजूद होंगी। अब्दुल रज़ाक यूनियन इंचार्ज, स्वीपर माइकल, चौकीदार मोहम्मद असलम, सुबहान और इशरत जहां वगैरह की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। इंक्वायरी अफसर इंस्पेक्टर सरफराज नकवी भी हर पेशी पर हाज़िरी के पाबंद हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से सिर्फ इतना चाहूँगा कि इस्तगासा के सबसे अहम गवाह इम्तियाज़ शेख को अदालत में लाने का पक्का इंतज़ाम कर दें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। वकील इस्तगासा ने भड़क कर कहा, आप उस रोज़ कौन सा सांप निकालना चाहते हैं वकील साहब? एक ऐसा सांप जो बड़े बड़ों को सूंघ जाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जनाब आली, वकील सफ़ाई ने ड्रामा शुरू कर दिया। वकील इस्तगासा ने एहतजाजी लहजे में जज से फरियाद की, ये ऐसे ड्रामों के माहिर हैं, आप इनके किसी ड्रामे से खौफजदा हैं? जज ने वकील इस्तगासा से सवाल किया। नहीं जनाब आली, वह मजबूत लहजे में बोला, मैं इनसे ना खाइफ हूँ और ना ही खौफजदा। बस ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए खासे मशहूर हैं। जज ने नागवारी से वकील इस्तगासा को देखा और संजीदा लहजे में कहा, मेरे ख्याल में तो जब से बेग साहब इस केस को डील कर रहे हैं, इसकी स्पीड में नुमाया इजाफा हुआ है। वकील इस्तगासा बेबसी से जज का मुंह तकने लगा। जज ने मुतलका अदालती अमले, इंक्वायरी अफसर और वकील इस्तगासा को ताकीद कर दी कि आइंदा पेशी पर इम्तियाज़ शेख को अदालत में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। मैं अफजल खान के साथ अदालत के कमरे से बाहर आ गया। वो खासा मुतमईन और खुश था। मैंने आइंदा लाहे अमल भी उससे डिस्कस कर लिया था, इसलिए भी वो कामयाबी के लिए ज़्यादा पुरुमीद दिखाई देता था। वैसे ये सच है कि इस केस के सिलसिले में अफजल खान और उसकी बीवी ने मेरा बहुत साथ दिया और आगे गुलरेज मज़ीद गुलरेजी करने वाली थी। अफजल मुझसे मुसाफिया करके आगे बढ़ गया तो मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके पलट कर देखा। वो इंक्वायरी अफसर सरफराज नकवी था। बेग साहब कौन सा ड्रामा स्टेज करने जा रहे हैं? उसने मायनी खेज लहजे में पूछा। 2 कांस्टेबल मेरे मौक्कल को जेल की मखसूस गाड़ी की जानिब ले जा रहे थे और इंस्पेक्टर थोड़ी देर के लिए मेरे पास रुक गया। मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, आइयो साहब, ड्रामे को देखने का लुत्फ़ स्टेज पर ही होता है। आप 5 दिन इंतज़ार कर लें, सब कुछ सामने आ जाएगा। वो खोजती हुई आंखों से मुझे देखते हुए बोला, मुझे तो आपके इरादे खासे खतरनाक नजर आ रहे हैं। मैंने टालने वाले अंदाज में कहा, होंगे दूसरों के खतरनाक,
मगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके लिए अपने दिल में नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। आज इस कदर मेहरबानी क्यों कर। मैंने उसे जान छुड़ाने के लिए उसके मतलब की बात छेड़ दी। मेहरबानी वगैरह के चक्कर में ना पड़े। तो आपके लिए मेरे पास एक टिप है। टिप? उसने होंठ सिकोड़ते हुए दोहराया, फिर बोला यानी बख्शिश, TIP। मैंने कहा मैं इशारे में बात करूं। कैसा इशारा? वो हमदन गोश हो गया। इशारा, क्लू, मुफीद मालूमात? आप यकीनन मुझे चक्कर देना चाहती हैं? वो बेयकीनी से बोला। बिल्कुल नहीं, मैं वाकई आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आइंदा पेशी पर मैं एक अहम इंकशाफ करने वाला हूँ, मैंने चलते हुए कहा। उसी इंकशाफ में आपके लिए भी एक क्लू होगा। उसे मेरी बात का यकीन नहीं आया। वह मुझे घूरते हुए जेल की गाड़ी की जानिब बढ़ गया। मैं पार्किंग एरिया की तरफ कदम उठाने लगा। अदालत का कमरा तमाम अहम और ज़रूरी अफराद की मौजूदगी को जाहिर कर रहा था। जज ने अपनी नशिस्त संभाली तो अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। पहले वकील इस्तगासा ने मेरे मौक्किल के खिलाफ आधे घंटे तक बहुत धुआंधार दलाइल दिए और बिलाखिर मुलजिम नसीब खान को करार वाकई सज़ा सुनाने के लिए मुअज़्ज़ज़ अदालत से अपील की। इसके बाद मैं दलाइल के लिए उठकर खड़ा हो गया। मैंने अपने मौक्किल और इस मुकदमे के मुलजिम नसीब खान के हक़ में दलाइल देते हुए कहना शुरू किया। जनाब आली, मैं अपने दलाइल के सिलसिले में सबसे पहले इस्तगासा के गवाहों के बयानात और उन पर होने वाली जिरह का एक जायज़ा पेश करूंगा, जिससे मेरे मौक्किल की बेगुनाही पर वाफिर मिकदार में रोशनी पड़ सकेगी। योर ऑनर, इस्तगासा की गवाह मकतूला की वालदा माजिदा का मौक़िफ़ है कि मकतूला का मुलजिम अक्सर व बेशतर तंग करता रहता था, जबकि और किसी ज़रिए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम सुल्ताना की शिकायत पर यूनियन इंचार्ज ने मुलजिम को सरजनिश भी की थी। सुल्ताना बेगम के साथ वकूआ के रोज़ मुलजिम किसी तरह बहला फुसला कर मकतूला को अपने कमरे में ले गया और बाद अज़ां बर्बाद करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। यही मौक़िफ़ पुलिस ने भी इख्तियार किया है। एक लम्हा तवक्कुफ़ करने के बाद मैंने सिलसिला दलाइल को जारी रखते हुए कहा, यहाँ गौर तलब नुक्ता यह है जनाब आली कि वकूआ के रोज़ मकतूला आखिरी घर से काम ख़त्म करके 6 बजे निकली थी, जबकि मुसद्दिका इतलात के मुताबिक उन दिनों मुलजिम की ड्यूटी रात की थी और वह पूरे 7 बजे नीला मार्केट पहुंचा था। इस अमर की इतला के लिए गवाह अब्दुल रज़ाक, यूनियन इंचार्ज और चौकीदार असलम का बयान मुलाहिज़ा किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि 7 बजे वकूआ पर पहुंचने वाला मेरा मौक्किल 6 बजे मकतूला को किस तरह बहला फुसला कर अपने कमरे तक ले जा सकता है। जनाब आली, गवाह सुल्ताना बेगम के मुताबिक जब वो लगभग 7:45 बजे अपनी गुमशुदा बेटी को देखने नीला मार्केट पहुंची तो उसे मुलजिम कहीं नजर नहीं आया, जबकि यूनियन इंचार्ज के मुताबिक वह कमोबेश उसी वक्त गेट के करीब कुर्सी पर मौजूद था। इलावा अज़ीं सुल्ताना बेगम ने बेटी की तलाश में नाकामी के बावजूद भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। क्यों? मैंने अदालत में मौजूद सामईन पर एक तायराना नज़र डाली, फिर रुए सुखन जज की जाने मोड़ते हुए दलाइल के सिलसिले को आगे बढ़ाया। जनाब आली, मैं यहाँ पर इस्तगासा के गवाह अब्दुल रज़ाक यूनियन इंचार्ज के बयान का हवाला देकर मुअज़्ज़ज़ अदालत का कीमती वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि उससे मुतल्लिक तमाम अहम बातों का जिक्र मैं ऊपर कर चुका हूँ। योर ऑनर, इस्तगासा के गवाहान माइकल और मोहम्मद असलम के बयानात में भी चंद नुकात गौर तलब हैं। मसलन माइकल के मुताबिक उसे ये बात इम्तियाज़ शेख ने बताई थी कि मकतूला को मुलजिम ने कत्ल कर दिया। फ़ोन भी इम्तियाज़ शेख ने अपने फ्लैट से किया, जबकि इस्तगासा के गवाह इम्तियाज़ शेख ने उस वक्त तक डक्ट के अंदर बेगौरो कफन पड़ी मकतूला की लाश को देखा तक नहीं था। इस तरह नीला मार्केट के 10 साल पुराने चौकीदार के मुताबिक मेरा मौक्किल एक माकूल और शरीफुल नफ्स इंसान है। वह मकतूला को पसंदीदगी की निगाह से देखता तो था, ताहम उसने कभी किसी किस्म की बेहूदगी या बदतमीजी नहीं की थी। छेड़छाड़ और नाजेबा जुमले कसने का क्या सवाल पैदा होता है जनाब आली। इसके बाद इस मुकदमे के इंक्वायरी अफसर का बयान भी हैरत अंगेज़ बल्कि अफसोसनाक है। उसने बगैर किसी मेडिकल चेकअप या नफ्सियाती मुआलिज के मुआयने के ये फतवा सादिर कर दिया कि मेरा मौक्किल एक जुनूनी और एबनॉर्मल इंसान है, जबकि गवाहों के बयानात से ये बात जाहिर होती है कि मेरा मौक्किल एक सुलाजू और अमन पसंद इंसान है। इलावा अज़ीं अफसोसनाक बात यह है कि इंक्वायरी अफसर ने अपने फ़राइज़ से गफलत बरतते हुए ना मकतूला की गर्दन से फिंगरप्रिंट्स उठवाए, ना मुलजिम के दांतों का माहिरीन से मुआयना करवाया, ना ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को गौर से पढ़ने की कोशिश की। योर ऑनर, पोस्टमार्टम में बड़े वाज़ेह अल्फाज में दर्ज है कि मकतूला की गर्दन पर दाएं जानिब कान से ज़रा नीचे अंगूठे के दबाव के आसार पाए गए थे। यकीनी तौर पर यह उसी शख्स का अंगूठा हो सकता है जिसने मकतूला का गला घोंटकर उसे मौत से हमकनार किया था। यहाँ मैं एक निहायत ही अहम पॉइंट की जानिब इशारा करूँगा। जनाब आली, मकतूला की गर्दन पर दाएं जानिब पाए जाने वाले अंगूठे के निशान से जाहिर होता है कि किसी राइट हैंडर शख्स ने उसकी गर्दन दबाई होगी, क्योंकि इंसान मुश्किल और खसूसन जोर आजमाई के काम उसी हाथ से करता है जिससे वह अमूमन काम करने का आदी हो। मसलन राइट हैंडर अफराद तमाम अहम मुश्किल और कुव्वत सरफ होने वाले काम राइट हैंड से करेंगे और लेफ्ट हैंडर अफराद लेफ्ट हैंड से। मैं अदालत के इल्म में यह बात लाना चाहता हूँ कि मेरा मौक्किल लेफ्ट हैंडर है। अगर वह मकतूला की गर्दन दबाता तो मकतूला के बाएं जानिब कान से ज़रा नीचे गर्दन पर अंगूठे का दबाव पड़ता। ये बात भी मेरे मौक्किल की मुवाफ़क़त में जाती है।
इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि मकतूला फौजिया को किसी राइट हैंडर शख्स ने गला दबाकर मौत के घाट उतारा है। चंद लम्हात को रुककर मैंने जज की जानिब देखा। वो मायने खेज अंदाज में गर्दन हिला रहा था। मैं अपना नुक्ता नज़र उसके जहन में डालने में कामयाब रहा था। मैंने दलाइल के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब आली, फ्लैट नंबर 305A के मकीन का कहना है कि मकतूला ने उसके घर से निकलने के बाद फ्लैट नंबर 302A की घंटी बजाई थी, जहाँ के इस्तगासा का सबसे अहम गवाह इम्तियाज़ शेख रहता है। मगर इम्तियाज़ शेख ने इस बात से सख्ती से इनकार किया है और उसे इशरत जहाँ के ख्वाब से ताबीर किया है। जनाब आली, गवाह इम्तियाज़ शेख मुतअद्दिद झूठ बोलने के बाद अपना एतबार खो चुका है, इसलिए उसका इनकार कोई मायने नहीं रखता। इम्तियाज़ शेख ने इस बात पर जोर दिया कि वकूआ की रात उसने डक्ट में किसी बोरीनुमा चीज़ के फेंके जाने की आवाज़ सुनी थी, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की खोपड़ी, गर्दन और रीढ़ की हड्डी और बाजू टांग की हड्डी जिस बुरी तरह टूट फूट का शिकार हुई थी, उससे एक ही बात सामने आती है कि मकतूला को डक्ट के दरवाजे से अंदर नहीं फेंका गया बल्कि ऊंचाई से नीचे फेंका गया है। ये बात इस सूरत में पाया सबूत को पहुंच जाती है कि अभी तक 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस मकतूला की हड्डियों का सुरमा बनने का कोई माकूल सबब ना तो बयान कर सकी है और ना ही इस सिलसिले में कोई सबूत फराहम कर सकी है। गवाह इम्तियाज़ शेख का यह कहना कि उसने वकूआ की रात मुलजिम को डक्ट के दरवाजे के करीब देखा था सरासर झूठ है। मेरा मौक्कल कतन उस रात डक्ट की जानिब नहीं गया। पता नहीं गवाह शेख साहब को इस अफसाना तराजी की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। उस वक्त अदालत में इम्तियाज़ शेख अपनी बीवी परवीन कौसर के साथ मौजूद था। कौसर को अदालत के कमरे तक लाने का सेहरा अफजल खान की बीवी गुलरेज के सर बंधता था, जो उस वक्त परवीन कौसर के करीब ही एक कुर्सी पर बैठी थी। गुलरेज की फराहम करदा इतलात की रोशनी ही में मैंने इस केस को फाइनल टच लगाने का यह सनसनीखेज अंदाज इख्तियार किया था। मैंने देखा मेरे आखिरी दलाइल को सुनकर इम्तियाज़ शेख कुर्सी में पहलू बदलने लगा। उसकी बेचैनी में जाहिर हो रहा था कि दाल में कुछ काला मौजूद है। मैंने इंतहाई ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए अपने दलाइल की गाड़ी को आगे बढ़ाया। योर ऑनर, यहाँ से एक निहायत दिलचस्प, रोमान परवर, इबरतनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का आगाज़ होता है। इतना कहकर मैं खामोश हुआ। बारी बारी वकील इस्तगासा, इम्तियाज़ शेख और इंक्वायरी अफसर को देखा और वे सुखन जज की जाने मोड़ते हुए कहा, योर ऑनर, जावेद नामी एक नौजवान किसी फौजिया नामी लड़की से मोहब्बत करता था। मोहब्बत की निशानी के तौर पर जावेद फौजिया को एक तलाई अंगूठी पेश करता है। उस अंगूठी पर एक तितली बनी हुई है जिसके दोनों परों पर अंग्रेजी का एक एक हरफ बना हुआ है। उस पर एफ और दूसरे पर जे, यानी एफ से फौजिया और जे से जावेद। कुछ अरसे बाद ये अंगूठी एक परवीन नामी औरत की उंगली में चली जाती है। क्यों, आखिर क्यों? अदालत में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर इस सन्नाटे में इम्तियाज़ शेख की बीवी की तेज़ आवाज़ गूंजी, ये अंगूठी तो इम्तियाज़ ने मेरे लिए खरीदी थी। वो बाकायदा उठकर खड़ी हो गई और उंगली में मौजूद अंगूठी पर हाथ फेरने लगी। इस तरह उठकर अचानक खड़े हो जाना उसका एक गैर इरादी अमल था। इसके साथ ही इम्तियाज़ शेख ने उठकर दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, जाने ना पाए। अदालत में मौजूद पुलिस एहलकारों ने फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर देखते ही देखते इम्तियाज़ शेख को बेबस करके उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। सूरत हाल में इतनी तेज़ी से तब्दीली आई थी कि वहाँ मौजूद हर शख्स हक्का बक्का रह गया था, सिवाय मेरे, अफजल खान और गुलरेज के, जो इस ड्रामे के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। परवीन कौसर ने रोते हुए बताया कि इम्तियाज़ ने 1 साल कबल वो अंगूठी तोहफे में दी थी। जब उसने तितली के परों पर मौजूद एफ और जे के हरूफ के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर बात निभा दी कि ये कंपनी का ट्रेडमार्क है, यानी फिरदौस ज्वेलर। मकतूला की माँ सुल्ताना बेगम ने भी तस्दीक की। मेरी तो मत ही मारी गई थी। जो इस अंगूठी का मुझे ख्याल नहीं आया, ये वाकई मेरी फौजिया की अंगूठी है। मगर ये मुझे मालूम नहीं था कि अंगूठी किसी जावेद ने उसे दी थी। इसने मुझे बताया था कि इसने खुद अपने पैसों से खरीदी है। केस की एक एक कड़ी आपस में मिलती जा रही थी। मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब अली, जावेद नामी वो शख्स इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद है जिसने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर मज़कूरा अंगूठी मकतूला को दी थी। वो इस अंगूठी की खरीदारी की रसीद भी अपने साथ लाए। फिर मैंने जज की इजाज़त हासिल करने के बाद जावेद नामी उस नौजवान को गवाही के लिए पेश कर दिया। फौजिया की जावेद से मोहब्बत और परवीन कौसर के हाथ में इस अंगूठी की मौजूदगी के बारे में अफजल खान की बीवी ने मुझे बताया था। बाकी की कड़ियाँ मैंने खुद ही मिला ली थी। जज के हुक्म पर परवीन कौसर के हाथ से वो अंगूठी उतरवा ली गई और इसे इंक्वायरी अफसर के हवाले करते हुए जज ने तहकमाना लहजे में कहा, 7 रोज़ के अंदर अंदर अपना चालान पेश करो। इंक्वायरी अफसर इम्तियाज़ शेख को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। सूरत हाल खुलकर सामने आ चुकी थी। जज ने उसी रोज़ मेरे मौक्कल और इस मुकदमे के मुबैना मुलजिम की रिहाई के अहकाम सादिर कर दिए। इम्तियाज़ शेख बहुत कम हिम्मत साबित हुआ। उसने एक ही रात की मेहमानदारी में इकबाल जुर्म कर लिया। चलते चलते इम्तियाज़ शेख के इकबाली बयान का खुलासा पेश करूँ। वकूआ के रोज़ 6 बजे मकतूला ने इस मकसद से इम्तियाज़ शेख के घर की घंटी बजाई थी कि एक रोज़ पहले परवीन कौसर ने उसे गोश्त देने को कहा था। चंद रोज़ कबल ईद कुर्बान गुजरी थी। परवीन ने घर से जाते वक्त इम्तियाज़ को ये बात बता दी थी कि 6 बजे फौजिया गोश्त लेने आएगी। वो फ्रिज में रखी हुई गोश्त की फुला थैली उसके हवाले कर दे।
उस रोज़ चूंकि परवीन को 5 बजे घर में नहीं होना था, इसलिए फौजिया को उसने काम से भी मना कर दिया। हस्बे प्रोग्राम फौजिया ने कुर्बानी के गोश्त वाली थैली लेने के लिए फ्लैट नंबर 301 की घंटी बजाई। इम्तियाज़ ने दरवाज़ा खोला और फौजिया को अंदर बुला लिया। फौजिया के लिए उसके घर आना कोई नई बात नहीं थी, ताहम परवीन की गैर मौजूदगी की वजह से वह थोड़ा हिचकिचाई ज़रूर थी। इम्तियाज़ ने बताया कि ना जाने उस वक्त क्या हुआ कि अचानक शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया। उसके सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद होकर रह गईं। उसके ज़हन में बस एक ही सोच थी कि वो फौजिया को हासिल कर ले। पता नहीं किस तरह उसने फौजिया को काबू किया, उसके हलक से मामूली सी चीख भी बरामद न हो सकी। इम्तियाज़ शेख के मुताबिक उस वक्त शैतान पूरी तरह उस शैतानी अमल में उसकी मदद कर रहा था और वह एक तरह से हैवान बन गया था। उसने नीम बेहोश फौजिया के साथ वो सलूक किया तहजीब जिसके बयान की इजाज़त नहीं देती। काफ़ी देर के बाद जब उसके हवास बजा हुए तो वह अपने करतूत पर शर्मिंदा होने के बजाय खौफजदा हो गया। इस दौरान में काफ़ी वक्त गुजर चुका था। वह किसी भी तौर पर यह रिस्क नहीं ले सकता था कि फौजिया उसके फ्लैट से जिंदा सलामत वापस जाए। सोच विचार में 10 बज गए। फौजिया को काबू करने के लिए शैतान ने पता नहीं उसके हाथ से ऐसा क्या करवा दिया था कि तबाह बर्बाद होने के बावजूद भी फौजिया अब तक नीम बेहोश थी। वह जिंदा थी मगर मुर्दों की मानंद। बेलाखिर इम्तियाज़ ने उसका गला घोंट कर किस्सा तमाम कर दिया। इसके बाद वो लाश से छुटकारे की सबील सोचने लगा। वह नसीब खान की फौजिया से छेड़छाड़ और यूनियन इंचार्ज की सरजनिश से आगाह था। उसने नसीब खान को कुर्बानी का बकरा बनाने की तरकीब पर अमल कर डाला। निसफ शब के बाद जब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, उसने बरहना फौजिया की लाश को अपनी खिड़की के मोखले में से 3 फ्लोर नीचे डक्ट में फेंक दिया। एक ढप की आवाज़ पैदा हुई, फिर खामोशी छा गई। मुर्दा फौजिया जब इतनी बुलंदी से डक्ट के पुख्ता फर्श पर सर के बल गिरी तो उसका जो हशर हुआ वो लर्जा खेज होने के साथ साथ इबरत असर भी था। लाश के पीछे उसने फौजिया का लिबास भी गोल तह करके फेंक दिया। सुबह बिस्तर से इम्तियाज़ को वो तितली वाली अंगूठी मिली जिस पर F और J के हरूफ बने हुए थे। कुछ अरसा तो उसने वो अंगूठी अपने पास छुपाए रखी, फिर परवीन कौसर की सालगिरह के मौके पर उसे गिफ्ट कर दी, जो बिलाखिर इम्तियाज़ की मौत का परवाना साबित हुई। इस तरह से फौजिया का मुकदमा उसकी अंगूठी न लड़ा था। वो अंगूठी जो जावेद और फौजिया के बीच मोहब्बत का एक बंधन थी। मैंने तो अपने मुवक्किल को रिहा करवाने की कोशिश की थी। फौजिया की उस अंगूठी ने उसके कातिल और इज्जत के लुटेरे को बिलाखिर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। सच कहते हैं कि नामहरम मर्द और औरत को तन्हाई में एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। इस नाजुक मौका पर शैतान उनके बीच मौजूद होते हैं, जो उनको बहकाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं। फिर हवस और बर्बरियत की ऐसी ही दास्तानें जन्म लेती हैं जिनको सुनकर और पढ़कर इंसान की रूह तक लर्ज़ उठती है। अल्लाह हमें शैतान का अलाकार बनने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।